इसी मजाक में ही कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। राजपूत पैलेस में अब खुशियों के माहौल था। देखते देखते वो दिन भी आ गया। आज क्रिस और प्रिया की शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। ठीक 2 हफ्ते के बाद समीर और लवी के शादी का मुहूर्त निकला था। क्रिस के शादी की तैयारी जोरों शोरों से चलने लगी। पूरे मल्होत्रा मैंशन रंग बिरंगे लाइट्स और फूलों से सजाया गया था। क्रिस की बारात मल्होत्रा मैंशन से ही निकलने वाली थी और प्रिया की विदाई राजपूत पैलेस से होने वाली थी। राजपूत पैलेस में आज मेहंदी की रस्म थी तो सुबह ही सब लड़कियां मिलकर उसे तैयार करवाने लगी। प्रिया आज हरा रंग का लहंगा और ब्लैक कलर का ग्लिटर वाला ब्लाउज पहन रखी थी, जिसमें वो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। उसके साथ साथ रिया, सारू, लवी, हिना भी वही रंग की कपड़े पहनी हुई थी, मानो वे सब मिलकर मीटिंग बनाई हो कि सब एक जैसे कपड़े पहने का, लेकिन अलग अलग डिजाइन का। रिया और सारू दोनों हरा रंग का साड़ी और ब्लैक कलर ग्लिटर वाला ब्लाउज पहन रखी थी। वही लवी और हिना दोनों ही फुल स्लीव्स वाला ग्लिटरिंग गारा रंग का एम्ब्रेला फुल गाउन पहन रखी थी। सब एक से बढ़कर एक खूबसूरत तितलियां जैसे लग रही थी। इन सब का डिजाइनर कोई और नहीं बल्कि हमारी हिना ही थी। वही बाहर दीपक बार बार हिना से मिलने यहाँ से वहाँ चक्कर लगाए जा रहा था। ये देख रुद्र और रेहान को समझ ही नहीं आ रहा था कि दीपक ऐसे क्यों हरकत कर रहा था जैसे उसे एजेंट लगी हो। रेहान पीछे से जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा, जिसे दीपक अचानक से चलते चलते रुक गया और पीछे मुड़कर देखा तो सामने रेहान रुद्र और समीर को देखकर थोड़ा हड़बड़ा गया। रेहान एक आईब्रो ऊपर करते हुए पूछा, क्या बात है, कुछ परेशानी है या एजेंट लगी है? उसकी ऐसे बातें सुन दीपक रेहान को घूरने लगा। ये देख रेहान दोबारा बोला, ऐसे क्यों घर रहे हो? कोई परेशानी है तो मुझे बता सकते हो। उसकी बात पर दीपक चिढ़ते हुए कहा, क्या रेहान, मुझे क्यों परेशानी होने लगी और एजेंट किस बात की एजेंट होने लगी मुझे? रेहान उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, टॉयलेट जाने का एजेंट नहीं है क्या? उसकी बात पर दीपक और ज्यादा चिढ़ गया और मुंह बनाते हुए कहा, रेहान तुम जानते हो मैंने 15 दिन से हिना से नहीं मिला, इसलिए अभी उससे मिलना है, इसलिए उसी का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा तो तुम अब इनफैक्ट आज नहीं मिल सकते? रेहान बेपरवाह से कहा। उसकी बात सुनकर दीपक हैरान होते हुए कहा, क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि हम दोनों को क्रिस के घर जाना होगा और हम लड़के वाले की तरफ से है इसलिए। और जल्दी चलो, हम ज्यादा देर तक हम लड़कियों के घर रुक नहीं सकते, बारात को लेकर आना भी है हमें। ऊपर से पता नहीं क्रिस कितना गुस्से में आया होगा क्योंकि उसके साथ हम में से कोई भी नहीं उसके साथ। रेहान कुछ कहने से पहले ही समीर बोल पड़ा। समीर की बातें सुनकर दीपक बोला, अगर ऐसा है तो फिर तुम और रुद्र क्यों नहीं चले जाते? मैं और रेहान यहाँ रुक जाते हैं। उसकी बात पर रुद्र बोला, नहीं मैं सारू का पति हूँ, इस हिसाब से मैं प्रिया की जीजाजी हुआ, हमारा यहाँ होना जरूरी है, तुम लोग जाओ यहाँ से। वो इतना कहकर वो जल्दी से दूसरी तरफ भाग गया। ये देख दीपक बेचारा सा मुंह बनाकर सिर को खुजलाने लगा। उसके पास जाने के अलावा और कुछ दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था। मुंह फुलाकर चुपचाप समीर के साथ क्रिस के घर के लिए निकल गया। यहाँ बाहर गार्डन में प्रताप, देवानंद और दीपक के दादाजी नारायण मूर्ति तीनों जोरों शोरों से चुटकुले सुनाकर हॉर्न से जा रहे थे। तभी राहुल हाथ में कुछ मिठाई लेकर आया। उसे देखकर नारायण मूर्ति बोले, ओए छोटकू, मिठाई लेकर कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ। नारायण की आवाज सुनकर राहुल मुंह बनाते हुए कहा, क्या नारायण दादू, मुझे छोटकू मत बुलाया कीजिए, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, नाम से बुलाए ना। उसकी बात पर वे सभी हंसने लगे। ये देख राहुल ने आगे कहा, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? मैं तो कोई जोक भी नहीं सुनाया, फिर क्यों हंस रहे हैं? उसकी बात पर नारायण ने कहा, एक बात बताओ कि मैंने तुम्हें क्या कहकर बुलाया? राहुल ने नासमझी से जवाब दिया, छोटकू। नारायण मूर्ति एक बड़े से स्माइल के साथ कहा, तो इसका मतलब तुम्हारा नाम ही छोटकू है? अगर तुम्हारा नाम राहुल होता तो मैं छोटकू कहने पर भी तुम कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करते, लेकिन तुम्हें एक ही बार में मेरी इस नाम पर तुमने रेस्पॉन्स किया, तो अब बताओ जो मैंने कहा सही कहा ना? बड़े ही ध्यान से सुनने के बाद तब जाकर राहुल को समझ आया। ये देख वो चिढ़ते हुए कहा, आप भी ना दादाजी, इतना कहा कर लाया हुआ मिठाई को वही टेबल पर रखकर पैर पटकते हुए वहां से चला गया। मल्होत्रा मैंशन में यहाँ चेतना और ईश्वर दोनों ही पूरे तैयारी करने में बसी थे। अनुजा और कृष्णा भी उनके मदद के लिए आए हुए थे, या यूं कह लो वो भी लड़के वाले की तरफ से थे। ईश्वर और कृष्णा दोनों ही बाहर का हर एक काम देख रहे थे। बाहर मेहमान को देखने का हो या खाना बनाने वाले बावर्ची का हो, सबकी तैयारी में कोई कमी कसर नहीं छोड़ रहे थे। वही चेतना और अनुजा दोनों ही वो भी छोटी से छोटी रस्में को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। घर के पूजा हो या कोई और रस्में, उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। तभी एक गाड़ी मल्होत्रा मैंशन बड़े से गेट के अंदर एक गाड़ी आकर रुकी। कृष्णा और ईश्वर दोनों जो कि खाना बनाने वाले बावर्ची को कुछ समझा रहे थे, तभी गाड़ी की आवाज सुनकर उस ओर देखने लगे। कृष्णा और ईश्वर देखा कि समीर और दीपक दोनों ही आए हैं। बावर्ची को जल्दी से बात को समझाकर दीपक और समीर के पास चले आए। क्रिस के कमरे। क्रिस कितने देर से दीपक को घूरे जा रहा था। दीपक मुंह लटकाए ही बैठा हुआ था। क्रिस चिढ़ते हुए पूछा, अब बताओगे भी या नहीं? हुआ क्या है? क्रिस की बात सुनकर समीर ने कहा, अरे यार कुछ नहीं, इस रोमियो को अपनी जूलियट की याद आ रही है इसलिए ऐसा मुंह लटका के बैठा है, इसलिए तू उसकी चिंता मत कर, जाओ जाकर तैयार हो जा। उसकी बात सुनकर क्रिस कुछ नहीं कहा, बस हंसते हुए वहां से चला गया, क्योंकि क्रिस को भी पता चला गया था कि सच में दीपक हिना से ना मिलने की वजह से ऐसे मुंह लटका के बैठा है। मेहंदी और हल्दी की रस्म में 2 दिन बीत गए। आज का दिन क्रिस बारात को लेकर राजपूत पैलेस जाना था। इसी 2 दिन दीपक अपना मुंह लटकाए हुए ही घूम रहा था, लेकिन आज का दिन वो बहुत ज्यादा खुश नजारा आ रहा था, मानो शादी क्रिस का नहीं खुद उसी का ही हो। मल्होत्रा मैंशन में मिस्टर मल्होत्रा के दूर की एक रिश्तेदार ने दीपक को देखकर बोली, अरे पुत्र, मैं 2 दिन से देख रही हूँ तुम अपना मुंह लटका के करेले जैसे शक्ल बनाकर घूम रहा था, जैसे कोई तेरी बीवी को किसी ने भगा कर ले गया हो, और आज तू इतना खुश है कि आज जो बारात जाने वाली है वो हमारा क्रिस की नहीं बल्कि तुम्हारी बारात जा रही हो।
अधेड़ उम्र की औरत की बात सुनकर दीपक एक बड़े से स्माइल के साथ कहा, अरे दादी जी, नानी जी, जो भी है, आपने सही कहा, बारात मेरी भी जा रही है। आपको पता भी नहीं है दादी जी, मैंने इन 2 दिन कैसे बिताए हैं मेरी दुल्हन के बिना, वो मुझको ही पता है। उसकी ऐसे बात सुन वहां खड़े सभी उसकी ऐसे बातें सुन सब हंस रहे थे। इसी तरह हंसी मजाक में बारात ले जाने का समय हो चुका था। क्रिस सेहरा बांधकर घोड़े पर चढ़कर बैठा हुआ था। उसके सामने दीपक, समीर, एरा और कुछ दोस्ती रिश्तेदार वे सभी बैंड बाजा पर डुमका लगा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राजपूत पैलेस में प्रिया अपनी दुल्हन के जोड़े में सज धज कर बैठी हुई थी। कोई उसे सिर के ऊपर उड़े दुपट्टा को ठीक कर रही थी, कोई उसका गले का हार ठीक कर रहा था, साथ साथ कुछ लड़कियां उसको बातें सुनाकर हॉर्न से जा रही थी। आज प्रिया बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। अपनी लाल रंग के जोड़े में सच में एक खूबसूरत पलक की तरह लग रही थी। माथे पर एक छोटी सी मैरून कलर की बिंदी, कानों में बाली, गले में हैवी ज्वेलरी, हाथों में सजी हुई मेहंदी और उसमें पहनी हुई चुटियां, नाक में नथ, मांगटिका, कोई भी उसे देखे तो देखता ही रह जाए। तभी कमरे में सारू और रिया आ गई और प्रिया को देखकर सारू सीटी बजाते हुए बोली, ओए होए, क्या लग रही है हमारी पलक मैडम, लगता किसी को घायल करने वाली है। उसकी बात सुनकर रिया उसके सिर पर चपत लगाते हुए बोली, ओए पागल लड़की, वो किसी को क्यों घायल करेगी, घायल करेगी तो मेरे भाई को ही करेगी। वैसे मेरे भाई भी किसी से काम नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा हैंडसम बनकर आने वाला है। ये सुनकर सारू गर्दन को टेढ़ा करते हुए बोली, तुझे कैसे पता। हाँ। उसकी बात पर रिया इतराते हुए बोली, वो आज सुबह मैंने बड़ी माँ के घर मल्होत्रा मेंशन गई थी, वहाँ कुछ बहनों की भाई के लिए एक छोटा सा रस्म था इसलिए गई थी, तब क्रिस भाई से मिलकर आई हूँ। उसकी बात सुनकर सारू मुंह बनाते हुए बोली, तो मुझे क्यों नहीं बोली, मैं भी आने वाली थी ना। रिया बोली, अरे वो जल्दबाजी में ऐसे ही चली गई थी, वैसे माँ मुझे कुछ चीजें मल्होत्रा मेंशन पहुंचाने के लिए कहा तो मैं चली गई। वैसे तुम तो सुबह पता नहीं कहाँ चली गई थी, ढूंढने पर मिली भी नहीं थी। ये सुनकर सारू बोली, अरे वो दूर की रिश्तेदार है ना, नीलू मौसी की बेटी की चाची की बीटा की बेटी की भतीजी बबली आई हुई थी, वो मुझे सुबह से परेशान करके रखा है, सुबह से बक बक करते हुए मेरे पीछे ही पड़ गई है, इसलिए पिछले बगीचे में जाकर कविता दीदी के साथ थोड़ी देर के लिए वहीं पर बैठ गई थी। सारू की ऐसे बात सुनकर रिया और प्रिया अपनी पेट पकड़ के हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। उन दोनों को ऐसे हंसता हुआ देख सारू दोनों को कुछ कहने ही वाली थी कि तभी 2-3 लड़कियां भागकर कमरे के अंदर लगभग चिल्लाते हुई आई, बारात आ गई, बारात आ गई, दीदी बारात आ गई। इतना कहकर वो लड़कियां फिर से उल्टी पैर से वापस बाहर की ओर भाग गई। बारात की बातें सुनकर वे तीनों भागकर बैल्कनी में आकर खड़ी हो गए और थोड़ी दूर से आ रही बैंड बाजा बारात दिखाई दिया। तभी वे तीनों की नजर बारात के सामने नाच रहे दीपक, समीर और हीरा पर पड़ी जो नाच रहे थे। लेकिन लवी को भी उनके साथ नाचता हुआ देख वे तीनों हैरान हो गई। सामने की ओर देखते हुई सारू बोली, अरे यार, ये लवी की बच्ची कब जाकर उनके साथ डांस करने लगी। रिया भी सामने की ओर नजरें गड़ाए ही बोली, अरे हाँ, इसको तो चलो, हम भी लेट है, हाँ चलो। इतना कहकर वे तीनों बाहर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन सारू प्रिया को रोकते हुए बोली, ओए मैडम, तू कहाँ जा रही है। प्रिया अपनी लहंगे को ऊपर उठाते हुए बोली, मैं आऊंगी नाचने। ये सुनकर सारू और रिया दोनों एक दूसरे को मुंह फाड़े देखने लगे। ये देख प्रिया बोली, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे मुंह फाड़े ऐसे क्यों एक दूसरे को देख रहे हो। लो कर लो बात, एक दुल्हन खुद की आई हुई बारात में नाचने जा रही है, लोग क्या कहेंगे। सारू बोली तो रिया उसे कमरे लेकर बिठाते हुए बोली, चुपचाप यहाँ बैठना, ठीक है, जब तक हम नहीं आ जाते तब तक तुम यहाँ से हिला भी मत। इतना कहकर वो यहाँ वहाँ देखने लगी। रिया को ऐसे देखता हुआ देख सिम्मी और प्रिया दोनों भी हर तरफ देखने लगी। ओए क्या हुआ, क्या ढूंढ रही है, कहीं मुझे बांधने के लिए रस्सी तो नहीं ढूंढ रही है। देख परो, में से इस कमरे से कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे बांधना मत प्लीज यार। प्रिया की बात सुनकर रिया बोली, अरे नहीं यार, मैं तो हिना को ढूंढ रही हूँ, वो तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। उसकी बात पर दोनों को भी एहसास हुआ कि सच में हिना कुछ घंटे से दिखाई नहीं दे रही है। तो सारू बोली, कोई बात नहीं, वो यही कही होगी मेहमान के साथ। तुझे पता है ना आज सुबह मेरे साथ क्या हुआ था, बिल्कुल वैसा ही हिना के साथ हुआ होगा, कोई उसे बबली की तरह मिल गया होगा। सारू की बात सुन कुछ देर पहले जो परेशानी की भाव थी ये सुन उनके चेहरे पर हंसी की जगह ले ली थी। हाँ शायद ऐसा ही हुआ होगा, चलो चलते हैं, रास्ते में मिल गई तो वहां से उसे भी खींच कर ले जाएंगे, चलो। अब इतना कह रिया और सारू जल्दी से वहां से कमरे से बाहर की ओर चली गई। वही प्रिया उठाकर फिर बालकनी में आकर खड़ी हो गई। वही खड़ी होकर धीरे धीरे धुआं लगाना शुरू कर दिया। वो इस बात से अनजान की क्रिस अपने सेहरा में से उसको देख रहा था। ये देख क्रिस के चेहरे मुस्कान आ गई और मन में कहा, पागल लड़की। सारू और रिया दोनों आकर बारात में आकर नाचना शुरू कर दिया। दोनों को आकर नाचता हुआ देख दीपक और इरा दोनों ही उनके साथ मिलकर और नाचने लगे। दीपक नाचते हुए ही थोड़ा ऑब्जर्व करता है कि उसे हिना कहीं नहीं दिखाई देती है, जिसे वो नाचते हुए रिया के पास आकर पूछता है, भाभी हिना कहाँ है। लेकिन गाने की और बैंड बजाने की आवाज़ बहुत तेज होने की वजह से उसे ठीक से सुनाई नहीं दिया था। दीपक दोबारा वही सवाल किया कि हिना कहाँ है। रिया इस बार सुन लेती है और अपनी हाथों से इशारा करते हुए कहती है, अंदर होगी शायद। इतना सुनते ही दीपक हिना को ढूंढने घर के अंदर चला गया। यहाँ बाहर सब लोग नाचने मजे करने में बिजी हुए थे। बाराती को गेट से होते हुए अंदर आते हुए देख रेहान की मां निहारिका स्वागत के लिए आरती की थाली लेकर दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। सबके चेहरे पर खुशी और हंसी देखी जा सकती थी। वही दीपक हिना को पूरे हाल में देखकर वो सीधे उसके कमरे की ओर बढ़ गया। उसने जब हिना के कमरे तक पहुंचा तो कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। दीपक अंदर आकर देखा तो कमरा पूरी तरह अंधेरा में डूबा हुआ था। दीपक धीरे से आवाज दिया, हिना, लेकिन कमरे में कोई भी हलचल नहीं हुई। ये देख दीपक एक और बार आवाज दिया, हिना।
कमरे में कोई भी जवाब ना आने पर उसे लगा शायद वो बाहर ही कहीं और होगी। ये सोचकर पीछे मुड़कर कमरे से बाहर जाने लगा कि तभी उसकी कानों में किसी की होने की आभास हुई और ध्यान से उस आवाज़ को सुनने पर दीपक धीरे से कमरे का लाइट्स ऑन कर दिया। जैसे उसने कमरे के हर तरफ देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कमरे में तो कोई भी नहीं है, फिर भी होने का आभास क्यों हो रही है। यहाँ निहारिका, वीना, लवी की मां पूजा शर्मा और बाकी के औरतें भी स्वागत के लिए दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। तभी क्रिस घोड़े से नीचे उतरकर वो दरवाजे चौकर दहलीज के पास आकर खड़ा हो जाता है। निहारिका उसकी आरती करते हुए टिका करके नाक पकड़ने की कोशिश करने लगी। वही कुछ सेकंड तक हंसी मजाक में नाक खींचने का रस्म चला, जिससे सब लोग मजे से देखे जा रहे थे। यहाँ कमरे में दीपक धीरे से एक बड़े से कब्र के बगल में हिना को अधमरी हालत में पड़ा हुआ देख दीपक का तो होश ही उड़ गए। उसने एक पल बिना देरी किए ही उसको अपनी गोद में उठाकर बेड के पास ले आया और बेड पर लेटाकर उसे जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। दीपक को कुछ समझ ही नहीं आया कि हिना को हुआ क्या है और बेहोश क्यों हुई है। तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी न्यूज़पेपर पर पड़ी, जो नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी। उसने जाकर उस पेपर को उठाकर देखा तो उसकी आंखें थोड़ी फैल गई। अगले ही पल उसे सब समझ में आ गया कि हिना बेहोश क्यों हुई है। वो जाकर पहला उस पेपर को जला दिया, फिर हिना के पास आकर उसे जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। तभी कमरे में इरा भाग कर आ गई। वैसे इरा हिना को ही बुलाने उसे ढूंढते हुए आई थी। कमरे में आकर देखा कि हिना बेड पर लेटी है और दीपक उसे जगाने की कोशिश कर रहा है, तो इरा जल्दी से दीपक से पूछने लगी, इसे क्या हुआ, ये क्यों बेहोश हो गई है। उसके बाद दीपक कुछ नहीं कहता, बस इतना कहता है, मुझे भी नहीं पता, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। इरा ये सुनकर वो कहती है, ठीक है, लेकिन एक बार उसे उठाने की कोशिश तो करो, शायद वीकनेस के वजह से बेहोश हो गई हो। दीपक ने कहा, पता नहीं, वैसे बाहर सब लोग बिजी भी है और शादी में और 40 मिनट बाकी है, इसे जल्दी से ले जाकर आना होगा। उसकी बात पर इरा भी हाँ में सर हिला देती है और वो भी उसके साथ पिछले की दरवाजे से निकल जाते हैं। यहाँ लड़के वाले आकर चाय नाश्ते करने में बिजी हो गए, तो वही क्रिस, समीर, राहुल और रेहान सब एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तभी राहुल कहता है, अरे ये दीपक कहाँ चला गया। दीपक का नाम सुनकर सब लोग यहाँ वहाँ उसे ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें दीपक कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। तभी समीर ने कहा, अरे वो यही कहीं होगा, किसी दादी माँ के दिमाग खराब कर रहा होगा। उसकी बात पर राहुल ने सवालिया नजरों से पूछा, मतलब मैं तो समझा नहीं। तभी क्रिस सारी बात बताता था है जो मल्होत्रा मैंशन में दीपक एक बड़ी औरत को अपनी मजनू की स्टोरी बताता है। ये सुनकर सब लोग सब हंसाने लगता है। तभी रेहान कहता है, इसलिए तो दादी माँ के छड़ी से मार पड़ती है। अगर ये बात दादी माँ सुन ली होती तो पता नहीं और क्या हाल होता उसका। इतना कहकर वे सभी एक बार फिर हंस हंस कर लोटपोट होने लगे। यहाँ दीपक और इरा दोनों ही हिना को हॉस्पिटल लेकर आ गए थे। दीपक जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर जल्दी से चेकअप करने को कहता है, तो डॉक्टर जल्दी से हिना को चेकअप करने लगता है। कुछ देर तक ऐसे ही ऑब्जर्वेशन करने के बाद डॉक्टर कहता है, लगता है इन्हें किसी बात पर सदमा लगा है जिससे वो बेहोश हो गए हैं। मैं एक इंजेक्शन देता हूँ और कुछ मेडिसिन भी लिख कर देता हूँ, समय पर दे दीजिएगा। दीपक जल्दी से एक बार फिर पूछा, जान को तो कोई खतरा तो नहीं है ना। डॉक्टर ने जवाब दिया, जान को तो कोई खतरा नहीं, लेकिन पेशेंट को शॉक देने वाली बातों से थोड़ा दूर ही रखेंगे तो बेहतर होगा। अगर बार बार ऐसा हुआ तो उनके दिमाग पर बहुत बुरा असर होगा, हो सकता है जान का भी खतरा हो, इसलिए उसका ध्यान रखना जरूरी है। डॉक्टर की बात दीपक और इरा दोनों ही बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। डॉक्टर जाते हुए आखिरी बात कहता है, पेशेंट को थोड़ी ही देर में होश में आ जाएंगे, लेकिन प्लीज ध्यान रखिएगा। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है। इरा दीपक को ही देखे जा रही थी। दीपक समझ गया कि इरा क्या पूछना चाहती है। वो और इरा दोनों बाहर आकर वही रखा हुआ एक बेंच पर बैठ जाते हैं। दीपक एक गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए हिना की पास्ट के बारे में सब कुछ इरा को बता देता है। ये सुनकर इरा को तो होश ही उड़ जाते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके मन में हिना के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। वो बाहर से ही सोई हुई हिना को देखे जा रही थी। यहाँ हिना को होश आ गया था। उसे होश में आता हुआ देख इरा जल्दी से दीपक को आवाज़ दी कि हिना को होश आ गया है। दीपक जो कि दवाई लेने गया हुआ था, इरा की आवाज़ सुनकर जल्दी से उसके पास चला आया। दीपक और इरा दोनों हिना के पास चले आए। दीपक हिना के पास आते हुए कहा, तुम ठीक हो। उसकी बात पर हिना कुछ नहीं कहती, बस खामोशी ही रहती है। इरा उसे ऐसे खामोश देख इरा बोलती है, अरे यार, हम बाकी के बातें घर जाकर करते हैं, वहाँ भाई की शादी है और हम यहाँ हॉस्पिटल में बैठे हैं, हमें और भी ज्यादा मस्ती करनी है। उसकी बातों पर हिना कुछ नहीं कहती, लेकिन दीपक कहता है, चलो चलते हैं हिना, तुझे पता है ना घर पर शादी है और निहारिका आंटी को तुम्हारे वहाँ ना होने के वजह से पता चल गया तो उन्हें कैसा लगेगा। हिना ने ये सुना तो वो चुपचाप उठ खड़ी हो गई। ये देख दीपक और इरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसे लेकर राजपूत पैलेस के लिए निकल गए। राजपूत पैलेस में शादी का समय हो गया था, तो पंडित पहले दूल्हे को आकर बैठने का इशारा किया। क्रिस भी आकर बैठ गया। कुछ मिनटों तक पूजा चलती रही और वधू को लेकर आने को कहा तो रिया और सारू दोनों ही जाकर प्रिया को लेकर आ गए और क्रिस के बगल में बिठा दिए। पंडित जी के आगे का मंत्र बोलना शुरू हो गया और यहाँ दीपक भी हिना को लेकर आ गया था। वे तीनों शादी में शामिल होने के लिए इरा हिना को लेकर रिया और सारू के पास चली गई। वही दीपक रेहान और समीर के पास चला गया। आखिरकार कुछ घंटे के बाद शादी भी संपन्न हो गई। एक बार फिर से नाच गाना भी शुरू हो गया। कुछ मेहमान खाने के लिए भी चले गए तो कुछ लोग अभी भी बातें करने में बिजी हो गए। यहाँ रिया हिना को देखकर पूछा, अरे तू कहाँ चली गई थी? हम सब ने कितने बार ढूंढा था, लेकिन तू तो कहीं नहीं दिखी, कहाँ गई थी? उसकी सवाल पर हिना बोली शांत लहजे में, वो मैं अपने कमरे में ही थी, थोड़ा सिर में दर्द हो रहा था इसलिए आराम कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? अब ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, हिना बोली तो रिया भी मान गई।
तभी अचानक से लवी आकर उन दोनों को खींचकर डांस कराने ले गई। हीना को तो कुछ पल उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन इरा, लवी, रिया और बाकी सब नाचते हुए देखकर वो सब कुछ भूलकर उनके साथ नाचने लगी। ये सब दूर खड़ा दीपक देखकर खुश हो रहा था। तभी हीना की नज़र भी दीपक की ओर चली गई, जिसे उसकी डांस का मोमेंट थोड़ा धीमी पड़ गई। लेकिन जैसे ही दीपक थम्सअप का इशारा किया, हीना एक बार फिर से जोरों शोरों से नाचने लगी। इस बार उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और साथ ही खुशी भी। उसको इतना खुश देख दीपक के साथ साथ सब लोग भी खुश थे। अब विदाई का वक्त भी हो चला था। सब लोग हंसी खुशी से प्रिया को विदाई भी कर दिए। आखिरकार सब लोग थक हार कर अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। अगली सुबह राजपूत पैलेस में सब लोग जाग गए थे। कुछ लोग फ्रेश होकर नीचे आए हुए थे तो कुछ लोग उबासी लेते हुए आ रहे थे। उनमें से दीपक और राहुल थे जो उबासी लेते हुए आ रहे थे। दोनों की ऐसे हुलिया देख पूर्णिमा जी अपनी छड़ी से आवाज करती हुई बोली, लो आ गए नमूने नमूने चेहरे बनाकर। ओए, तुम दोनों की हुलिया तो देखा है आईने में या नहीं? उसकी बात पर दीपक उबासी लेते हुए बोला, दादी आपको पता है मैंने कल कितना डांस किया था? इतना डांस मैंने आज तक किसी के शादी में नहीं किया था, खुद अपने माँ पापा के शादी में भी नहीं। उसकी ऐसे बात सुन सब अपनी मुंह दबाकर हंसने लगे। तो वही पूर्णिमा अपनी छड़ी से मारते हुए बोली, नालायक! इतना कहकर छड़ी से पीटना शुरू ही कर दिया। देखते देखते हंसी मजाक करते वक्त तेजी रफ्तार के साथ बीतता गया। अब कोई भी परेशानी नहीं थी और नहीं कोई मुसीबत। रिया के कमरे में रिया आईने के सामने खड़ी होकर मांग में सिंदूर भर रही थी। तभी रिहान पीछे से आकर उसके कमर से पकड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, हम कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? ये सुनकर रिया रिहान के तरफ मुड़कर उसको अपनी दोनों बाहें रिहान के गले में डालते हुए बोली, आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ? रिहान बड़े ही प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, फिर इतना खूबसूरती से तैयार क्यों हो रही हो? ये सुनकर रिया रिहान को हल्का सा धक्का देते हुए बोली, आपको पता है मैं रोज ऐसे ही तैयार होती हूँ, आप मुझे इतना मस्करी लगाने की जरूरत नहीं। उसकी ऐसे बातें सुन रिहान मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तुम रोज ऐसे तैयार होती हो? मुझे तो पता ही नहीं था। रिहान के मुंह से ऐसे बातें सुन रिया उसे घूरने लगी और थोड़ा गुस्से में आते हुए बोली, इसका मतलब आप मुझ पर ध्यान नहीं देते? और वैसे भी मुझ पर क्यों ध्यान रहेगा? आपको तो मुझसे भी बड़ी सुंदर लड़कियों को देखना है ना। जाइए यहाँ से और मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, समझे? हटिए मेरे सामने से। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से जाने लगी तो तभी रिहान उसकी अपनी मजबूत बाहों में भरते हुए कहा, अरे अरे मेरी जान, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम रोज इतना खूबसूरत लगती हो कि तुम्हारी सादगी में भी मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखती हो। भले ही तुम रोज तैयार ऐसे होती होंगी, लेकिन मेरे सामने ये नज़ारा सबसे हसीन और खूबसूरत पल होता है। रिहान की ऐसे प्यार भरी बातें सुनकर रिया थोड़ी शर्मा जाती है। ये देखकर रिहान उसे अपनी साइन से ही लगा लेता है। तभी अचानक से रिवंश रोने की आवाज आने लगी। ये देख रिया रिहान को दूर करके जल्दी से रिवंश के पास चली आई। उसके पीछे पीछे रिहान भी आकर रिवंश को देखते हुए कहा, अरे मेरा बच्चा, क्यों तुमने आपके पापा की रोमांटिक मोमेंट खराब कर दिया? दिस इज नॉट फेयर बेटा। रिहान की बात सुनकर रिया उसे घूरने लगी तो वही रिवंश खिलखिलाकर हंसने लगा। आज प्रिया की पगफेरे की रस्म के लिए रिया और रिहान दोनों ही मल्होत्रा मेंशन आए हुए थे। प्रिया रिया और रिहान को देखकर वो खुशी के मारे भाग कर रिया के पास चली आई। उसे ऐसे भागता हुआ देख चिंता से भरी चेतना बोली, अरे अरे ध्यान से बेटा, ऐसे कोई भाग कर जाता है क्या बेटा? चेतना की बातों पर रिया बोली, हाँ पलक, इस हालत में ऐसे कोई भागता है क्या? तभी क्रिस भी तैयार होकर रिहान के पास आ गया। क्रिस रिहान को देखकर बोला, अरे रिहान, बहुत दिन हुए हम मिले हैं ना। उसकी ऐसे बेवकूफ़ी सवाल सुनकर रिहान के साथ मिस्टर मल्होत्रा और बाकी सब उसी को ही घूरने लगे। ये देख क्रिस हंसते हुए कहा, अरे यार मजाक कर रहा हूँ, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा हूँ। उसकी बात पर रिया बोली, अरे भाई, कल ही तो इतना मजे जिए थे और आपको इन कुछ घंटों में बहुत दिन बिताने जैसा लगने लगा क्या आपको? अरे नहीं रिया, वो क्या है ना, रिहान के साथ मेरे दो रिश्ता जुड़ा है ना, एक जीजू का और दूसरा साले का, इसलिए ऐसा कहा। ये सुनकर रिहान टेढ़ी आंखों से उसे देखने लगा तो ये देख चेतना हंसते हुए बोली, अच्छा ठीक है सब आ जाओ, कुछ नाश्ता कर लो। आज प्रिया की पहली रसोई थी ना, तो बहुत कुछ बनाई है। चेतना की बात पर प्रिया भी बोली, हाँ रिया भाई, मैंने बहुत कुछ बनाया है ये ना। प्रिया को इतना खुश देखकर रिया हंसते हुए बोली, हाँ हाँ जरूर, आज तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट खाना खाने को मिल रहा है तो मैं तो आज पेट भरकर खाना खाने वाली हूँ। वैसे बड़ी मायरा कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उसकी बात पर चेतना बोली, अरे बेटा, वो यही कही होगी, रुको मैं नौकर को भेजकर बुलाती हूँ। इतना कहकर चेतना एक नौकर को इरा को बुला कर आने को कहती है और बाकी सबको खाना परोसने लगी। रिहान मिस्टर मल्होत्रा और क्रिस के साथ बैठकर कुछ बिजनेस के बारे में बातें करने लगा, साथ ही अपनी नाश्ते को भी एंजॉय करने लगे। वही नौकर इरा के कमरे के सामने खड़े होकर नॉक करके आवाज देने लगा, इरा बेबी, मालकिन आपको नीचे बुला रहे हैं। और रिया मैडम भी आई है। नौकर की बात सुनकर अंदर से ही इरा बोली, ठीक है मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम जाओ जी। इतना कहकर वो नौकर वहां से चला गया। इरा भी जल्दी से तैयार होकर नीचे आती है। उसको नीचे आता हुआ देख रिया बोली, ओए लड़की, और कितना देर लगाती है तू? हाँ हम कब से आकर बैठे हैं और तू अभी तक कमरे में सो रही है? इरा अपनी चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लेकर कहती है, हाँ बाबा सॉरी, आने में देर कर दी। रिया बड़े ही ध्यान से इरा को देखती है जो उसकी आंखें लाल हो गई थी और चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो रात भर सोए नहीं है, लेकिन वो सबके सामने कुछ नहीं कहती, बस चुप रहती है। सब लोग नाश्ते करने में बिजी हो गए। तभी रिया बोली, अरे इरा बेबी, तुम भी हमारे साथ चलो ना घर। उसकी बात सुनकर इरा पहले तो मन करती है, प्रिया और रिया दोनों बार बार कहने पर आखिरकार इरा भी उनके साथ जाने के लिए मान गई। यहाँ हीना के कमरे में हीना अपनी कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर का नज़ारा देखे जा रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई तो पीछे मुड़कर देखा तो सामने दीपक खड़ा हुआ पाया।
वो एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, आप यहाँ आए ना? ये सुनकर दीपक अंदर आते हुए कहा, क्या बात है, किस सोच में डूबी हुई थी तुम? नहीं तो मैं बस बाहर का नज़ारा देख रही थी, हीना बोली। अच्छा, दीपक उसके पास आते हुए कहा। हीना बस हाँ में सिर हिला दी। दोनों के बीच कुछ देर तक खामोश छा गई। दीपक ने देखा हीना कुछ नहीं कह रही है तो वही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, कल बेहोश क्यों हो गई थी? उसकी सवाल सुनकर हीना कुछ पल के लिए ये सवाल सुनकर वो डर गई। उसकी चेहरे पर डर का भाव देख दीपक उसको शांत करने के लिए अपना हाथ हीना के हाथ पर रख दिया, जिससे हीना दीपक को ही देखने लगी। ये देख दीपक ने कहा, मुझे पता है तुम कल क्यों बेहोश हुई थी। वही थे ना जो 10 साल पहले तुम्हें साथ बलात्कार किए थे। ये सुनकर कर हीना एक पल के लिए हैरान हो गई और सोचने लगी कि इन्हें कैसे पहचाना कि यही वो लोग थे। दीपक ने देखा कि हीना उसे ही देख रही है, वो समझ गया कि उसकी मन में क्या सवाल है। उसने आगे कहना शुरू किया, तुम इन सब के बारे में सोचना मत। वैसे इन सब के बारे में पता लगने में बहुत मुश्किल काम नहीं था, बहुत ही शनि से पता करवाया था। और तुमने देखा ना, जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया था उनको भगवान ने कितनी दर्द भरी मौत दी है, वो भी उसी देश में, हमारे देश में ही। हीना कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से अपना सिर को नीचे करके चुपचाप खड़ी हुई थी और दीपक की बातें सुन रही थी। दीपक आगे कहा, पता है हीना, उन सबको उनके किए के सजा मिले इसके लिए हम सब ने तैयार कर रखी थी। लेकिन कहते हैं ना, एक औरत के साथ गलत हुआ तो खुद कुदरत भी माफ नहीं करती। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, उन पापियों को खुद प्रकृति की तौर पर सजा मिला है। माना कि देर हुई है, लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, वैसा ही हुआ। हीना ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू झरझर बहाने लगे थे। ये देख दीपक उसके चेहरा अपनी हाथों में लेकर उसको बड़े ही प्यार से आंसू पोंछने लगा और कहा, सस रोना नहीं, मैं हूं ना, आज से कभी मत रोना, हमेशा खुश रहना और ये बात हमेशा याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर हीना दीपक के आंखों में देखने लगी। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे आंखों में खोए हुए थे कि तभी किसी की खांसने की आवाज आई। ये सुनकर वो दोनों एकदम से चौंक कर हड़बड़ाहट में दोनों दूर खिसक गए। ये देख दरवाजे पर खड़ा इंसान हंसने लगा। हीना और दीपक जब दरवाजे की ओर देखा तो वो लोग कुछ पल के लिए डर ही गए। दरवाजे पर खड़ा इंसान और कोई नहीं बल्कि वीना ही थी। वीना जूस लेकर हीना के पास चली आई थी। दोनों को देख वीना मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है, आजकल प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी है। नॉट प्यार, हम ये बताओ कि कब से चल रहा है। वीना की बातों पर वो दोनों कुछ नहीं कहता, लेकिन हीना फिर आगे बोली, बेटा ये जूस पी लो, कल से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे डॉक्टर ने कहा है ना, ज्यादा दिमाग पर प्रेशर ना डालने को। फिर वो सब क्यों सोच रही हो? वीना की बात सुनकर दीपक और हीना दोनों की हैरान हो गए। दोनों को ऐसे हैरान देखकर वो समझ गई। वीना मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे सब पता है, इरा ने सब बताया मुझे। वैसे मैंने तुम तीनों को पिछले दरवाजे से बाहर जाते हुए मैंने देख लिया था, और ये भी देख लिया था कि हीना बेहोश थी और मैं समझ गई थी कि कुछ तो हुआ है। जब तुम तीनों आए तो मैंने जाकर इरा से पूछ लिया, वैसे वो तो कुछ भी नहीं बता रही थी, आखिरकार बता दिया। डोंट वरी बेटा, तुम परेशान मत हो, हम सब है ना। ये लो जूस पिलो। हीना के सिर पर हाथ रखकर बोली तो ये देख हीना के आंखों में आंसू एक बार फिर बहाने लगे। वही दीपक की ओर देखकर बोली, अच्छा बच्चू, अब बात को भी छुपाने लगे हो? हाँ, रोको माँ जी को बताती हूँ। वीना की बातें सुनकर दीपक हड़बड़ा गया, कहता भी तो क्या कहता। उसको ऐसे चुपचाप खड़ा देख वीना बोली, अब जल्दी से नीचे चलो, कुछ ही देर में प्रिया आती होगी। आज पगफेरे रस्म के लिए रिया और रेहान दोनों गए हुए हैं उसे बुलाने, इसलिए जल्दी नीचे आ जाओ। इतना कहकर वो नीचे चली गई। यहाँ रेहान, प्रिया और इरा को घर भेजकर वो ऑफिस के लिए निकल गया था। बीच रास्ते पर आते वक्त रिया से रहा नहीं गया तो इरा को देखकर पूछने लगी, इरा दी क्या बात है, सच सच बताए आपकी आंखें लाल क्यों हुई है? रिया की बात पर इरा ने जवाब दिया, अरे सच में ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रात भर थोड़ा डिजाइन का काम किया था ना, उससे ठीक से नींद नहीं हो पाई थी, इसलिए ऐसे मेरी आंखें लाल दिख रही होंगी। इरा की ऐसे जवाब सुनकर रिया के साथ साथ अब प्रिया को भी, इरा को भी बड़े ही गौर से देखने लगी। प्रिया को भी ऐसा लगाने लगा था कि इरा कुछ तो छुपा रही है, इसलिए वो भी पूछने लगी, हाँ इरा बात क्या है? मैंने सुबह नाश्ते के समय भी देखा था, तुम बहुत उदास थी, ऊपर से ये तुम्हारी आंखें बता रही है तुम कुछ छुपा रही है। बात क्या है, तुम बता सकती हो? दोनों को ऐसे सवाल सुनकर इरा को और भी ज्यादा डर लगाने लगा, कहीं सच में उन दोनों को पता ना चल जाए। वो एक बार फिर बात बदलने की कोशिश करते हुए बोली, अरे यार तुम दोनों भी ना, मैं सच कह रही हूँ, इतने दिन शादी के तैयारी में मैं अपनी ऑफिस का काम ठीक से नहीं कर पाई थी, ऊपर से मेरा सारा काम पेंडिंग ही पड़ा था और वे सभी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था, इसलिए कैसे भी करके मैंने रात के 5 बजे तक बैठकर काम करना पड़ा, इसलिए मेरा चेहरा ऐसा हुआ है, सच्ची में। इरा की इतना बड़ा लंबा एक्सप्लेन सुनकर वो दोनों और सवाल नहीं करी, बस उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया। वे तीनों बातें करते हुए आ ही रही थी, तभी अचानक उनके गाड़ी सिग्नल में रुक गई। तभी रिया बाहर की ओर देख ही रही थी कि तभी उसकी नज़र रोड के दूसरी ओर फुटपाथ पर एक अधेड़ उम्र का इंसान, जो कि देखने में भिखारी लग रहा था। रिया को उस भिखारी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस इंसान को पहले कहीं देखा है, लेकिन उसे याद ही नहीं आता, क्योंकि वो इंसान बहुत ही गंदी हालत में था। भीकरे हुए गंदे बाल, धूल मिट्टी से धक्का हुआ उसका चेहरा, गंदी फटे कपड़े और हाथ में एक कटोरी लेकर आते जाते लोगों से भिख मांग रहा था। रिया बड़े ही ध्यान से उस भिखारी को देखने लगी। उस भिखारी को देखकर याद करने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी सिग्नल छूट गई, लेकिन पूरे घर आते वक्त बस उस भिखारी के बारे में याद करते हुए ही आ रही थी। उसको ऐसे कहीं और सोच में डूबा हुआ देख इरा और प्रिया दोनों ही उसे होश में लाते हुए इरा बोली, ओए तू कहाँ खो गई? इरा की आवाज़ सुनकर रिया अचानक से अपनी होश में आई। दोनों को देखकर, अरे कुछ नहीं चलो चलते हैं, इतना कहकर वे तीनों घर के अंदर आ गई।
दूसरी ओर फार्म हाउस में पूर्णिमा कविता को कुछ बता रही थी। कविता भी पूर्णिमा जी के बात मानकर हाँ में गर्दन हिला रही थी। कविता मटके पर कपड़ा बांधते हुए बोली, माँ जी, अचार बनकर तैयार हो गई है। इतना कहकर वो एक कटोरी में बचा हुआ अचार निकालकर पूर्णिमा के हाथ में पकड़ते हुए आगे बोली, ये लीजिए माँ जी, थोड़ा चक्कर बताए कैसा बना है। पूर्णिमा जी भी बड़े ही माजे से अचार को मुंह में डालकर चाटने लगी। उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, वह है बढ़िया। कविता ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी एक नौकर आकर कहा, बड़ी मालकिन, रिया बिटिया आ गई है। नौकर की बातें सुनकर पूर्णिमा जी बोली, ठीक है, ये अचार का मटके को ले चलो। नौकर भी उस मटके को लेकर चला गया। पूर्णिमा अपनी छड़ी को लेकर उठते हुए बोली, कविता बेटा, यहाँ के काम हो गया तो हवेली आ जाना, ठीक है। आज प्रिया का पगफेरे का रस्म है, जल्दी आ जाना, ठीक है। कविता पूर्णिमा जी के पीछे पीछे आते हुए जवाब दिया, जी माँ जी, मैं आ जाऊंगी। पूर्णिमा जी वह से निकाल गई। वैसे पहले से फार्म हाउस ज्यादा दूर तो नहीं, लेकिन पैदल से जाने के लिए 10 से 15 मिनट लग जाता था। यहाँ पहले इसमें एरा, रिया और प्रिया तीनों बैठकर गप्पे लगा रहे थे। तभी लवी आते हुए बोली, ओए लड़कियों, आजकल कहाँ गायब हो जाती हो तुम सब मुझे छोड़कर। हाँ, मैं यहाँ अकेली बैठकर कितना बोर हो रही हूँ और तुम लोग मुझे बिना बताए ही कहाँ गायब हो जाती हो। यही है क्या दोस्ती? उसकी इतना लंबा शिकायत देख इरा बोली, ओहो लवी मैडम, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। वैसे अब तो तुम्हारी बारी है शादी करने का। इसमें गुस्सा करने से तुम्हारे चेहरे पर वो ग्लो गायब हो जाएगा जो हर लड़की को शादी के समय रहता है। इसलिए कहती हूँ मेरी जान, तुम गुस्सा ना करो। पगफेरे का रस्म खत्म होने के बाद आए हुए मेहमान जा चुके थे। घर में सभी घरवाले ही बचे थे। क्रिस भी आया हुआ था। सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन रिया किसी सोच में डूबी हुई थी। उसे ऐसे डूबा हुआ देख रेहान उसके बगल में आकर बैठते हुए पूछा, इतनी गहरी सोच में डूबी हो तो इसका मतलब कोई बहुत जरूरी बात होगी। रेहान का आवाज सुनकर रिया होश में आई। बगल में बैठे रेहान को देखकर एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, कुछ नहीं हबी, आज घर आते समय मैंने एक भिखारी को देखा, लेकिन उस भिखारी को मैंने पहले कहीं तो देखा है। रिया की ऐसे बात सुनकर रेहान भी कुछ सोच में पड़ गया। हालांकि अब रिया पर कोई भी खतरा नहीं था, फिर भी छोटी सी छोटी विषय पर ध्यान हमेशा से रखना रेहान का फर्स्ट प्रायोरिटी बन गया था। रिया की बातें सुनकर कहा, हो सकता तुम उस भिखारी को बहुत बार वो भी अलग अलग जगह पर देखा हो, इसलिए ऐसा लग रहा हो। ये सुन रिया कुछ सोचते हुए बोली, नहीं अभी जब से हमारी शादी हुई है ज्यादातर मैंने बाहर नहीं गई, खासकर घूमने फिरने की जगह गई हूँ तो वो भी बस कुछ गिने चुने दिन ही गई हूँ। अगर मैंने कई सारी भिखारियों को मैंने देखा होगा, लेकिन ये वो आदमी कुछ जाना पहचाना लग रहा था, जैसे मैंने उसे पहले से ही जानती हो। अच्छा, हम कोई होगा, अब इस बात को छोड़ो, जाओ जाकर रिवंश को देखो क्या कर रहा है। इन सब के बातों में तुम अपना दिमाग और समय दोनों ही बर्बाद कर रही हो। रिया रिवंश का नाम सुनकर उस और देखने लगी जहां पूर्णिमा जी के गोद में खेल रहा था। उसे देख रिया के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वही रेहान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। यहाँ कविता अलग अलग तरीके से लड्डू बनाने का सामग्री को तैयार कर रही थी और उसके साथ वीना निहारिका भी मदद कर रही थी। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे लड्डू बनाने का काम उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही हो और कुछ सर्वेंट भी उनके मदद करने में लगे हुए थे। तभी प्रिया की नाक में लड्डू की खुशबू जाने लगी जिसे वो खुद को रोक पाना नामुमकिन सा हो गया था। बिना किसी को कहे वो सीधे किचन की ओर चली गई। उसको ऐसे जाता हुआ देख उसके साथ बैठे लवी इरा सारू को भी समझ ही नहीं आया। वो बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। अरे ये लड़की कहाँ जा रही है? इरा ने पूछा। उसकी सवाल देख सारू बोली और कहा, देख नहीं रही हो किस ओर जा रही है? वे तीनों ये देख एक साथ मिलकर बोली, लो फिर से लड्डू खाने। इतना कहकर वो तीनों अपने अपने माथे को पीट लिया। इरा बोली, ये लड़की गई लड्डू खाने, वैसे हिना कहाँ है? वो कहीं नहीं दिख रही। इरा की बातें पर सारू बोली, अरे वो लड़की पागल है यार, हमेशा डिजाइन बनाने में लगी रहती है। और एक बात बताओ, सच में हिना बहुत ज्यादा टैलेंटेड है यार और मेहनती भी। पता है उसके पास कितना ऑर्डर आने लगी है? सच में बहुत अच्छा लगता है जब अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है। उसकी बात पर इरा बोली, हम वो तो है, वैसे मैं उसे मिलकर आती हूँ, उसे 2 दिन से नहीं मिली हूँ। उसकी बात पर सारू हमें सर हिलाते हुए बोली, ठीक है तुम जाओ और हम दोनों जाएंगे लड्डू खाने। इतना कहकर वो दोनों वहां से चली गई। वही इरा हिना की कमरे की ओर निकल गई। इरा अपनी धुन में ही हिना के कमरे की ओर जा ही रही थी कि तभी अचानक से किसी से टकरा गई, जिसे वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाई तो वो पीछे की ओर गिरने को हुई। ये देख इरा घबराहट में आकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ सेकंड बिताने के बाद एहसास हुआ कि वो वही हवा में झूल रही है और किसी ने अचानक उसका हाथ पकड़ कर रखा है। वो अपनी आंखें धीरे से खोली, लेकिन वो अपनी आंखें खोलकर ठीक से सामने वाले इंसान को देख पाती। वो इंसान तेजी से उसको अपनी ओर खींच लिया, जिसे इरा सीधे जाकर उसके सीने से टकरा गई और आगे कुछ सोच पाती समझ पाती उस इंसान ने उसको गुस्से में खींचकर एक अंधेरे कोने में लेकर चला गया। यहाँ प्रिया निहारिका के साथ बैठकर लड्डू खाने में बिजी थी। वही सारू और लवी दोनों भी एक एक लड्डू उठाकर खाने लगी। स्वादिष्ट लड्डू को देखकर उसके मुंह में पानी जो आ रहा था। उनके टीम में रिया भी आकर शामिल हो गई। सारी लड़कियां मजे से लड्डू खाते देख सब बड़े लोग उनके हरकत पर मुस्कुराए जा रहे थे। दीपक भी उनके साथ बैठकर लड्डू उठाते हुए बोला, अरे वाह, अगर लड़कियों की झुंड एक साथ बैठकर बड़े ही चाव से लड्डू खा रही है तो इसका मतलब ये लड्डू बड़े ही स्वादिष्ट बना है। इतना कहकर वो भी मुंह में डालकर उसे चबाने लगा और खाते हुए कहा, वाह बढ़िया, अद्भुत। उसको ऐसा बोलता हुआ देख कविता, वीना और निहारिका भी मुस्कुराने लगी। वही बड़े से हाल में बैठे रेहान, वीर, पूर्णिमा, राजदीप, क्रिस और उनके बीच खेल रहा रिवंश, ये सब देख वे भी मुस्कुरा रहे थे। तभी बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। हाल में बैठे सभी का ध्यान बाहर की चली गई। प्रताप और नारायण मूर्ति दोनों ही हंसते हुए बातें करते हुए गाड़ी से उतर रहे थे।
उन दोनों को देखकर सब लोग भी नॉर्मल चेहरा बनाकर बैठ गए। प्रताप और नारायण मूर्ति यानी कि दीपक के दादाजी बातें करते हुए बाहर से कुछ सीढ़ियों से चढ़कर अंदर की ओर ही आ रहे थे कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ। भूम! अचानक से इतना बड़ा धमाका सुनकर सबके सब होश ही उड़ गए। सब लोग एक पल देरी किए बिना ही वो दरवाजे की ओर भाग आए। जब सबकी नजर दरवाजे के पास ही गिर पड़े प्रताप और नारायण मूर्ति पर चली गई। दोनों ही नीचे गिरे पड़े हुए थे। रेहान, दीपक और राजदीपक और बाकी सब भागकर उनके पास आकर दोनों उठाने लगे, लेकिन भगवान का आशीर्वाद से दोनों को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन छोटी मोटी खरोच ही आए हुए थे। सबसे जरूरी बात यह थी कि दोनों की जान बच गई थी। प्रताप और नारायण को उठाकर अंदर सोफे लेकर बिठा दिया। रेहान जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके आने को कह दिया और तुरंत ब्लास्ट हुई गाड़ी के पास चला आया। आग में जल रही गाड़ी को बड़े ही गौर से देखने लगा। रेहान के आंखों में भी जल रही आग की तरह आंखों में भी अंगार लेके खड़ा हुआ था। रेहान के पास दीपक, क्रिस, राजदीप भी आ गए थे। राजदीप जल रही गाड़ी को देखते हुए कहा, ये सब ऐसे कैसे हुआ? मतलब किसने किया होगा? परेशानी में अपने सिर पर हाथ फेरने लगा। रेहान वहां से अपनी गाड़ी लेकर चला गया। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे और किसने किया। वही अंदर कोने में खड़ी इरा भी ये आवाज़ सुनकर भाग आई थी, लेकिन इरा भी उस इंसान को मुड़कर देख पाती वो इंसान भी वहां से चला गया था। यहाँ रेहान गुस्से में गाड़ी को तेजी से भगाया जा रहा था। इसी बीच में उसकी नंबर पर एक अननोन नंबर से कॉल आने लगा। रेहान बिना देरी किए ही फोन को जल्दी से उठा लिया और सामने वाले की पूरी बातें सुनने लगा। जैसे जैसे वो बातें सुन रहा था वैसे वैसे रेहान के चेहरे पर गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ते ही जा रही थी। हाईवे रोड पर रेहान की गाड़ी जो हवा से भी तेज भागी जा रही थी, उसके आगे पीछे काली रंग की गाड़ियां मिलती जा रही थी, लेकिन रेहान के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। रेहान के गाड़ी के साथ साथ अब तक 10 से 11 गाड़ियां आकर मिल गई थी और वे सभी गाड़ियां रेहान का गाड़ी मिलाकर एक साथ एक ही स्पीड पर भागी जा रही थी। वे सभी गाड़ियां एक बड़े से बंगलों के सामने आकर रुक गई। ये बंगलो मिस्टर खान की ही थी, जो मिस्टर बारिश के ससुर का घर था, लिंडा के नानाजी के घर। सभी गाड़ी में से काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड्स आकर उस बंगलो के अंदर घुस गए। ना आर देखा और ना ही तार, हर तरफ तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। रेहान के खास 2 बॉडीगार्ड्स नेक्सी और फ्रॉस्ट दोनों ही एक प्रोफेशनल फिटर्स की तरह इंस्ट्रक्शन देते हुए जा रहे थे। अब तक उस घर के मालिक मिस्टर खान अभी तक वो स्टडी रूम में बैठकर कुछ लोग के साथ किसी बात पर डिस्कस कर रहा था। अचानक से ये आवाज़ सुनकर वे सभी जल्दी बाहर की ओर भागकर आ गए। मिस्टर खान के साथ 5 से 6 आदमी लोग भी खड़े थे। वे लोग तो सामने का नज़ारा देखकर डर के मारे वहां से 9-2-11 हो गए। तभी रेहान गुस्से में तमतमाते हुए साइड आकर मिस्टर खान को मारना शुरू कर दिया। ये देख मिस्टर खान भी गुस्से में आ गए और वो भी रेहान को मारने अपना हाथ उठाया, लेकिन रेहान उसका हाथ मरोड़कर पीछे की ओर कर दिया और गुस्से में दांत भींचते हुए कहने लगा, कभी तो उम्र का ध्यान होता, ऐसे गंदी चाल चलते हो, शर्म नहीं आते तुझे? मेरे दादाजी के उम्र के हो तुम, जिस वजह से आज तक चुप थमे, लेकिन आज तुमने हद ही कर दी। मेरे दादाजी को मारने का प्लानिंग बनाया था ना तुमने? अफसोस ये तुम्हारा चाल सक्सेस नहीं रहा। इतना कहकर रेहान बिना रुके ही मिस्टर खान को मार मार कर अरमारी हाल बना दिया। अब उसका हालत बात से बदतर हो गया था, मुंह से माथे से खून बहा रहा था। रेहान मिस्टर खान का जबड़े को कास कर पकड़ते हुए फिर आगे कहा, मेरे परिवार पर गंदी नजर डालने वाले को क्या हाल होता है देखना है तुझे? हाँ बोलो, देखना है तुझे? इतना कहकर रेहान जोर से चिल्लाया। निक्सी, फ्रॉस्ट, वो दोनों बॉडीगार्ड्स जल्दी अपने हाथ में एक एक इंजेक्शन लेकर आए। ये देख मिस्टर खान को कुछ समझ ही नहीं आया कि रेहान क्या करने वाला है, या यूं कह लो कि अब उसको सोचने का समझने का शांति ही नहीं बचा। रेहान अपनी एक उंगली से इशारा करते ही पहले निक्सी ने आकर मिस्टर खान के गर्दन के पास इंजेक्शन दे दिया। ये देख रेहान दूसरी उंगली से इशारा करते ही फ्रॉस्ट आकर उसके हाथ में पकड़ के रखा हुआ इंजेक्शन को मिस्टर खान के सीने में डाल दिया, जिसे मिस्टर खान हालसा दर्द हुआ और रेहान को गुस्से में घूरने लगा। तभी कुछ बॉडीगार्ड्स कुछ आदमियों को पकड़ कर ले आए। ये वही आदमी लोग थे जो मिस्टर खान के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। रेहान उनके तरफ देखकर बोला, तुम लोग। इतना कहते ही वे 6 आदमी लोग डर के मारे थर थर कांपने लगे और रेहान के पैर के पास गिरकर अपनी कपकपाती आवाज में उनमें से एक आदमी ने कहने लगा, मिस्टर राजपूत, हमें कुछ नहीं पता, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, सच में हमारा यकीन कीजिए, हम तो आज ही मिस्टर खान के पास आए थे। उस आदमी के साथ बाकी सब भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। तभी रेहान वही बड़े से चेहर पर बैठते हुए एक पैर को दूसरी पैर पर रखते हुए कहा, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगा, बस तुम लोग एक काम करना, यहाँ जो कुछ भी हुआ है इन सब के बारे में तुम सबको कुछ नहीं पता, समझ गए ना? वरना आपके परिवार भी है, ये याद रखना तुम सब लोग। वे सभी डरते हुए ही उनमें से एक ने जवाब दिया, जी मिस्टर राजपूत, हम कुछ नहीं कहेंगे। अरे कहेंगे क्यों, जो हमें कुछ भी नहीं पता है, हमें कुछ नहीं पता, यहाँ क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। ये देख रेहान मिस्टर खान के तरफ शैतानी हंसी के साथ देखा, फिर उन 6 लोगों को वहां से जाने का इशारा कर दिया। मिस्टर खान अभी भी घूरे जा रहा था, उस पर अभी तक इंजेक्शन का असर ही नहीं हुआ था, जिसे वो थोड़ा अपने आप को रिलैक्स फील कर रहा था और रेहान की तरफ ऐसा देख रहा था जैसे वो कोई जंग जीत लिया हो। इतना घायल होकर भी बड़े ही ताक लगाकर कहा, क्या हुआ? यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारी दिए गए इंजेक्शन का असर क्यों नहीं हुआ? शायद तुम्हारे आदमी बेवकूफ़ थे, जो इंजेक्शन को कैसे देना है उन्हें अभी तक नहीं पता होगा और गलत जगह पर दे दिया होगा। उसकी बात सुनकर निक्सी और फ्रॉस्ट दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। वही रेहान के चेहरे पर कोई भाव ही नहीं। मिस्टर खान के बातें सुनकर रेहान धीरे धीरे करके उसके चेहरे पर एक डेविल हंसी छा गई। उसे ऐसे हंसता हुआ देख एक पल के लिए मिस्टर खान डर के मारे पसीने में भीग गए। उनके मुंह से एक भी शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे, साथ ही उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रेहान ऐसे क्यों हंस रहा है।
रेहान हंसते हंसते अचानक से रुक गया और धीमी आवाज में बोला, जस्ट वेट एंड सी। इतना कहकर वो उठ खड़ा हुआ और आंखों पर चश्मा लगाते हुए वहां से चला गया। उसके पीछे पीछे उनके सारी बॉडीगार्ड्स भी चले गए। जैसे ही वो सब चले गए ये देख मिस्टर खान चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान लेकर ऊपर उठने की कोशिश करने लगा। तभी उसको एक बड़ा सा झटका लगा। उसका हाथ पैर काम करना ही बंद हो गया था, साथ ही उसका दिमाग भी। राजपूत पैलेस में डॉक्टर्स भी आकर रेहान के दादाजी मिस्टर प्रताप और दीपक के दादाजी मिस्टर नारायण मूर्ति के इलाज कर दिए गए थे। रेहान अपना काम खत्म करके राजपूत पैलेस आने में शाम हो चुकी थी। रेहान जैसे ही अंदर आया उसने वही काम कर रहा एक नौकर से पूछा, दादाजी कैसे है? क्या डॉक्टर आए हैं? जी रेहान बाबा, डॉक्टर आकर मालिक के इलाज करके चले गए हैं, वो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। उस नौकर ने कहा। अच्छा, और नारायण दादाजी वो कहाँ है? रेहान ने पूछा तो नौकर ने कहा, मूर्ति साहब भी मालिक के साथ ही बैठे हैं। रेहान इतना सुनकर वो सीधे प्रताप के कमरे में चला गया। यहाँ प्रताप के कमरे में प्रताप और नारायण दोनों ही बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी रेहान दरवाजे पर खड़े होकर अंदर आने से पहले नॉक करने लगा। प्रताप और नारायण दोनों ही नजरें फेरा कर दरवाजे की ओर देखा तो सामने रेहान खड़ा हुआ था। उसे देख प्रताप ने कहा, अरे रेहान बेटा, आगे और अंदर आओ। रेहान अंदर आते हुए दोनों की ओर देखते हुए पूछा, आप दोनों कैसे हैं? ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? उसके बातें पर नारायण मूर्ति हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, हम दोनों बिल्कुल ठीक है। क्यों, तुम्हें नजर नहीं आ रहे हम दोनों? नारायण मूर्ति के बातों पर रेहान हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हम हाँ नजर तो आ रहे हैं, लेकिन कमजोर के हालत में। वैसे दादाजी आप दोनों गए थे कहाँ? रेहान का सवाल पर प्रताप ने जवाब दिया, वो रेहान बेटा, हमारे एक दोस्त के घर गए हुए थे और उनसे मिलकर मैं और मूर्ति दोनों ही घर आ गए। रेहान बस हमें जवाब दिया। प्रताप रेहान को बड़े ही गौर से देखने लगे। रेहान ने देखा कि उनके दादाजी उसे ही घूरे जा रहे हैं तो उसने जल्दी से कहा, अच्छा दादाजी आप दोनों आराम कीजिए, डिनर पर मिलते हैं। इतना कहकर दोनों से जाने का इजाजत मांगकर वहां से चला गया। वहीं दूसरी ओर सभी घर वाले बैठकर आज हुई धमाके के बारे में सोचे जा रहे थे। दीपक, राजदीप, वीर पूर्णिमा और बाकी सब बैठकर इन्हीं के बारे में सोचे जा रहे थे कि तभी वहां पर रेहान आ गया। उसे आता हुआ देख दीपक जल्दी से पूछने लगा, रेहान तू कहाँ चला गया था? रेहान ने यही सवाल सबकी आंखों में देख लिया था। ये देख रेहान अपनी गाला साफ करते हुए कहा, दादी माँ, पापा, चाचू, परेशान होने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो गया, अब आप सब बेफिक्र रहिए। उसकी बात पार राजदीप ने कहा, आखिर ये सब किसने किया था या करवाया है, इसके बारे में पता चला? रेहान ने एक बार फिर वही बात को दोहराते हुए कहा, पापा कहा ना परेशान ना होइए, अब सब ठीक है, आप सब रिलैक्स हो जाए। इतना कहकर वो अपनी कमरे की ओर चला गया। वही सब लोग उसे जाता हुआ देख पा रहे थे। दीपक एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अंकल डोंट वरी, उसने कहा ना कि सब ठीक है तो ऐसा ही होगा, बिल्कुल ठीक। वे सभी भी हमें सर हिला दिया। दूसरी तरफ इस धमाका के बारे में कृष्णा और मल्होत्रा शर्मा सबको पता चल चुकी थी, जिस वजह से वे सभी मिलने राजपूत पैलेस के लिए निकल चुके थे। कृष्णा और अनुजा दोनों ही गाड़ी में आ रहे थे। तभी अनुजा बोली, अभी आपको क्या लगता है ये सब किसने किया होगा? कृष्णा ड्राइव करते हुए कहा, ये काम जिसने भी किया हो, लेकिन आई एम श्योर रेहान अब तक उसका अंजाम दे दिया होगा। वो इंसान जो भी है अब तक उसका वोट लग गया होगा। कृष्णा की ऐसे बात सुनकर अनुजा कुछ पल के लिए बस कृष्णा को ही घूरने लगी। ये देख कृष्णा ने कहा, अरे मुझे ऐसे मत देखो, ये सच ही है। क्यों, तुम्हें रेहान के ऊपर भरोसा नहीं है? ऑफकोर्स मुझे भरोसा है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि वो इतनी जल्दी पता कैसे लगा लिया? अनुजा ने पूछा। कृष्णा कुछ कह पाता उससे पहले वे लोग राजपूत पैलेस पहुंच चुके थे। यहाँ कृष्णा और अनुजा पहुंचाने से पहले ही क्रिस की फैमिली, दीपक की फैमिली, समीर की फैमिली और लवी की फैमिली वहां पर पहुंच चुके थे। वे सभी इन्हीं गाड़ी ब्लास्ट होने के बारे में ही बातचीत चल रही थी। उसी समय सबके कान में एक खबर सुनाई देने लगी। बड़े से टीवी के स्क्रीन पर मिस्टर खान के बारे में दिखाए जा रहे थे। एक रिपोर्टर कह रहा था, हमारे स्टेट के जाने माने बड़े लोगों में से एक बड़े इंसान मिस्टर खान, जो कि मिलिट्री रिटायरमेंट है, उनके अचानक से तबीयत खराब होने के वजह से उनके हालत बहुत ही सीरियस कंडीशन दिखाई दे रही है। डॉक्टर्स अभी तक कुछ भी कहा नहीं है। अब ये देखना होगा कि आगे क्या होने वाला है। जाने के लिए देखते रहिए बिपिक न्यूज़ चैनल पर। दूसरा रिपोर्टर, आज सुबह मिस्टर खान हुआ हाल बेहाल। पुलिस से पता चला है दिल का दौरा पड़ने के वजह से दर्द से बहुत ही तड़पे हैं ताकि मदद मिल सके, लेकिन बदकिस्मत से उन्हें उस वक्त मदद करने वाला कोई भी नहीं था। आगे क्या होगा? क्या मिस्टर खान ठीक हो पाएंगे? टीवी के स्क्रीन पर अलग अलग खबरें, अलग अलग चर्चे देखकर किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन वहां मौजूद कुछ लोग को समझ आ गया था कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। लेकिन कोई कुछ नहीं पूछा, बस खामोशी से टीवी पर चल रही खबरें को ही देखे जा रहे थे। वही रेहान बड़े ही आराम से अपनी चाय का एंजॉय कर रहा था। अरे ये सब छोड़ो, बुरा करने वाले लोगों के साथ बुरा ही होता है। हम सब ने ये क्या फिल्म टाल्कीस में फिल्म देखने के लिए बैठे जैसे बैठे हैं। उठो, बहुत कुछ काम है। निर्मला अपनी जगह से उठते हुए बोली। उनकी बात पर सब लोग कुछ नहीं बोले, अपने अपने काम करने में लग गए। वैसे भी सबको पता था कि अपने अपने जिंदगी में बहुत कुछ घटित हुआ था, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। हर कोई अपनी अपनी तकलीफ और दर्द से गुजरे हुए थे। प्यार तो एक दूसरे से ही करते हैं, लेकिन तकलीफ हो या कोई भी मुसीबत सब एक साथ मिलकर ही सामना किया था। इसलिए सब लोग के दिमाग में बस एक ही सोच रखते थे कि अब कोई भी दुश्मन आए तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ने का था। सब लोग अपने काम पर ध्यान देने लगे। देखते देखते 2 हफ्ते भी बीत गया। अब राजपूत पैलेस में एक बार फिर खुशनुमा माहौल बन गया था। समीर और लवी की शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। बस 2 दिन ही बची हुई थी। हर तरफ भगत दौड़ी मची हुई थी। समीर की मां दृष्टि भी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। सब लोग खुशी से शादी की तैयारी करने में जुड़ गए।
आज सब लोग शॉपिंग करने मॉल आए हुए थे और अपने अपने कपड़े भी देखे जा रहे थे। वही सभी लड़कियां एक तरफ है तो सभी लड़की एक तरफ और बड़े लोग एक तरफ ग्रुप बनाकर कपड़े देखने में बिजी हो गए थे। रिया एक खूबसूरत साड़ी और एक लहंगा चोली खरीदी थी। उसके जैसे ही सारू और प्रिया दोनों भी एक साड़ी और एक लहंगा खरीदी थी। एरा और हिना दोनों ही एक खूबसूरत एक साड़ी और लहंगा कर दी थी। देखा जाए तो सभी लड़कियां एक जैसे ही कपड़े खरीदी थी। लड़कियों को देखकर पवित्रा बोली, ये लड़कियों हुआ कि नहीं तुम लोगों की शॉपिंग? हाँ, अगर कुछ बचा है तो जल्दी से ले लेना, और भी बहुत काम है। हाँ छोटी नानी माँ, बस हो गया इतना कहकर सारू दूसरे कपड़े देखने लगी। ये देख पूर्णिमा अपनी सिर पीट लिया। सब लोगों की शॉपिंग होने के बाद सब लोग दोपहर का लंच करने एक बड़े से रेस्टोरेंट में चले गए। सब लोग खाने के लिए अपने अपने जगह पर बैठे हुए थे। रेहान और रिया दोनों ही एक ही साइड पर बैठे हुए थे। अपने गोद में रिवेंज को लेकर उसके साथ खेलते हुए बात कर रही थी कि तभी उसकी नज़र गिलास के विंडो के बाहर चला गया। उसे बाहर की ओर ऐसे देखता हुए देख रेहान उसे पूछा, स्वीटीफी क्या हुआ, क्या देख रही हो? ये कहते हुए वो भी बाहर की ओर ही देख रहा था, लेकिन रेहान को कोई भी दिखाई नहीं दिया। वही रिया को कुछ पल पहले एक भिखारी दिखाई दिया था। ये वही भिखारी था जो उस दिन रिया को ट्रैफिक सिग्नल पर दिखता था। रेहान दोबारा आवाज़ दिया, स्वीटीफी हाँ हम क्या हुआ? अभी रिया रेहान की ओर देखते हुए पूछा। ये देख रेहान कुछ आगे पूछ पता तभी वेट्रेस खाना लेके आ गए थे, जिसे उनके बातें वही बीच में ही रह गई थी। सबका खाना होने के बाद वापस ज्वेलरी खरीदने के लिए जाना था तो सभी लोग वही चले गए। आज पूरा दिन शॉपिंग करके थक हार कर सब लोग राजपूत पैलेस लौट आए। जब पैलेस पहुंचे तो रात के 8 बज रहे थे। सब लोग थक हार कर एक जगह पर पसर गए। कविता सबके लिए पानी लेकर आ गई। सब लोग पानी पी लिए। तभी कविता बोली, खाना बनकर तैयार है, आप सब हाथ मुंह धोकर आ जाए, हम खाना लगा देते हैं। इतना कहकर वो किचन की ओर चली गई। सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर आ गए। सब लोग डिनर करके जाकर सो गए। कल से हल्दी और मेहंदी का रस्म होने वाली थी, इसलिए आराम करना जरूरी था। अगले सुबह एरा हिना के पास जाने के लिए जल्दी से तैयार हो रही थी। तभी उसकी फ़ोन पर कुछ एसएमएस के नोटिफिकेशन आने लगी। एरा ने देखा कि ये मैसेजेस उसी इंसान का था जो एरा अपनी बीवी के नाम से बुलाया था। एरा ने जब ये देखा तो उसके चेहरे पर परेशानी, गुस्सा, निराशा, उदास सब मिलजुल भाव नजर आ रहे थे। उसके दिमाग में हजारों सवाल उमड़ गुमड़ने लगी। क्या मैसेजेस पढ़े या नहीं? यही सोचते हुए वो आखिरी में उस मैसेजेस को इग्नोर करके तैयार होने में दिमाग लगा दिया, ताकि वो उस इंसान से पूरा दिन अपना मूड खराब करना नहीं चाहती थी। उसने जल्दी से तैयार होकर हिना की कमरे की ओर निकल गई। उस मैसेजेस को इग्नोर करके आगे क्या मुसीबत आने वाली थी उससे बेखबर एरा बस अपने ही मग में हिना के कमरे की ओर ही बढ़े ही जा रही थी। यहाँ नजरें फेर कर एक और बार चेक किया तो सच में उसे कहीं नहीं दिखी। तभी वो आवाज़ देने लगी, हिना हिना। तभी बाथरूम से हिना की आवाज़ आई, हाँ एरा दीदी बोलो। अरे यार तू अंदर है, जल्दी बाहर आ। एरा बोली तो हिना भी बिना सोचे समझे जल्दी से बाहर आ गई। जैसे ही एरा हिना को देखा वो एकदम से चिल्लाई, क्योंकि एरा वही बाथरूम के दरवाजे के पास ही खड़ी थी जिसे हिना अचानक से सामने आ जाने से डर गई थी। उसे ऐसे चिल्लाता हुआ देख हिना भी डर के मारे चिल्ला उठी। दोनों ऐसे चिल्लाता हुआ देख कमरे से गुजरते जा रहे दीपक, राहुल और क्रिस वे तीनों जल्दी से अंदर आकर, क्या हुआ क्या हुआ? इतना ही कहना था कि दीपक और क्रिस दोनों ही हिना को देखकर चिल्ला उठे। उनको ऐसे चिल्लाता हुआ देख राहुल सबको चुप कराते हुए कहा, अरे बस करो, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी बहन भूत थोड़ी ना दिख रही है। राहुल को ऐसे अपने आप को भूत कहता हुआ देख हिना छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए मुश्किल से कुछ शब्द बोली, राहुल भैया सच में मैं भूत की तरह दिख रही हूँ जो आप सभी लोग मुझे ऐसे देखकर चिल्ला रहे हैं? राहुल कुछ कह पाता उससे पहले दीपक उसके पास आते हुए कहा, और नहीं तो क्या, ये क्या हालत बनाकर रखी है? बिखरी हुई बाल, ये क्या पूरे चेहरे पर काला काला कोयले की पेंट करवा के रखी है? दीपक के ऐसे बातें सुनकर हिना पहले एरा को देखा फिर बाकी सबको। उसको ऐसे खड़े देख दीपक ने पूछा, क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? और तुम्हारी हालत ऐसे कैसे कली तूने? हिना बड़ी मुश्किल से फिर से बोलना शुरू किया, मुझसे बात करना नहीं हो पा रहा है, कम से इसे हटने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन हाथ नहीं पा रहा है। ये सुनकर दीपक अपना माथा पीटते हुए कहा, हे भगवान, ये सब करने को किसने कहा? दीपक और कुछ कहने से पहले ही एरा सामने आकर बोली, अरे दीपक भाई, ये लड़कियों की स्टाइल है जो फंक्शन में अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए कुछ फेशियल वेशियल बनाते रहती है ना, ये आपको नहीं पता है क्या? इसमें हिना भी थोड़ा स्किन केयर कर ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई? ये सुनकर दीपक ने कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वैसे ये सब करने की क्या जरूरत है? वैसे तो ये पहले से ही कितनी खूबसूरत है, इन सब की कोई जरूरत नहीं थी। वो इतना ही कहना था कि उसकी बात पर क्रिस, राहुल, इरा और दो इंसान सब एक साथ बोल पड़े, ओहो अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। ये सुनकर दीपक के साथ साथ हिना भी शर्माने लगी, लेकिन हिना अंदर ही अंदर उस फेशियल से चीड़ भी बहुत हो रही थी। तभी सबकी नज़र दरवाजे पर खड़ी सारू और रिया पर पड़ी। सारू और रिया दोनों अंदर आते हुए सारू बोली, हाँ तो क्या कह रहे थे दीपक भाई, हिना खूबसूरत है, हम मानना पड़ेगा, आजकल दीपक भाई भी लड़कियों की सुंदरता को पहचान लगे हैं। सारू की बात को बीच में काटते हुए बोला, गलत, लड़कियों की नहीं, सिर्फ लड़की। वो लड़की मेरी हिना है, उसको सबके सामने मेरी हिना कहता हुआ देख हिना शर्म के मारे पानी पानी हो गई। वही क्रिस और राहुल अपने माथे को पीट कर दीपक को वहां से खींच कर ले जाते हुए राहुल ने कहा, अरे ओ मजनू के औलाद, चल यहाँ से, बेचारी हिना कब से उसके फेशियल के वजह से परेशान हो रही है और तुम्हारी रोमियो और मजनू की पड़ी है। उसके साथ क्रिस बोला, तुम सब तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। इतना कहकर वे तीनों कमरे से बाहर निकल गए। अब कमरे में हिना, इरा, सारू और रिया ही बची थी। वे तीनों लड़कियां अब हिना को ही देखने लगे। रिया हिना को ऊपर से नीचे देखते हुए पूछने लगी, हिना ये क्या हाल बना कर रखा है तुमने? सच में हिना आज अजीब सी हुलिया बनाकर रखी थी। एक लॉन पेटीकोट स्कर्ट के ऊपर एक पेजमा पहनकर राखी हुई थी।
बिखरी हुई बाल और चेहरे पर काले कोयले की लेप या यूं कह लो कि चारकोल फेस मास्क लगाई हुई थी। लेकिन मुसीबत तब हो गई जब उसे निकालने की बारी आ गई थी। हीना उसे निकालने की कितनी बार कोशिश कर रही थी कि उससे नहीं हो पा रहा था। इसी चक्कर में उसका बाल बिखर गए थे, साथ ही चेहरे की स्किन थोड़ी लाल रेसेस भी हो गई थी। ये देख रिया को हंसी भी आ रही थी और हीना के ऊपर तरस भी आ रहा था। वही सारू उसको अपने आप पर ही गुस्सा, क्योंकि ये आइडिया देने वाली ही वही थी, लेकिन इस मामले में मदद करने बजाय वो साइड हीना को देकर और कुछ इंस्ट्रक्शन बताकर वहां से चली गई थी। ये सब याद करके वो अपने माथे को ही पीट ली थी। खैर अब इन सब के बातों से क्या फायदा। रिया हीना को वही बेड पर बिठा कर धीरे से उसके चेहरे से चारकोल के फेस मास्क को हटने लगी। बीच बीच में हीना दर्द के कारण वो चिल्लाकर उठती थी, जिससे सारू इरा दोनों ही उसे शांत कराने में लग जाती थी। सारू उदास होते हुए बोली, अरे यार हीना मुझे माफ कर दे, ये सब करते समय मैं तुम्हारे साथ नहीं थी और तू भी तो बता सकती थी ना, तू भी नहीं बताई। उसकी बात सुनकर रिया और इरा दोनों ही शांत कराते हुए रिया बोली, अरे अब जाने भी दो, देखो हो गया। इतना कहकर वो हीना के चेहरे को देखने सामने आकर खड़ी हो गई और बड़े ही ध्यान से ऊपर नीचे करके देखने लगी और जल्दी से जाकर एक मॉइस्चराइजर लेकर दे दिए। हीना दिया जल्दी से लाग लो, इससे आराम मिलेगा और साथ ही स्किन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। हीना भी जल्दी से उस क्रीम को लेकर अपनी चेहरे पर लगाने लगी। यार जल्दी उठो और तैयार हो जाओ, वहाँ लवी हमारे आने की इंतजार कर रही होंगी और हम सब अभी तक यहीं पर ही बैठे हैं। पता है ना आज हल्दी और मेहंदी का फंक्शन है। रिया जल्दी उठकर हीना के कपड़े निकालने कपबोर्ड के तरफ जाते हुए बोली। उसकी बात पर सब लोग जल्दी से उठकर तैयार होने लगी। दूसरी तरफ सब लड़के तैयार होकर समीर के घर जाना था और वो वैसा ही किया, जल्दी से तैयार होकर समीर के घर के लिए निकल गए थे। आहूजा मैंशन एक दुल्हन की तरह सजी हुई थी। मेहमानों से भरा पड़ा ये मैंशन आज कुछ अलग ही चमक बिखर रही थी। पता नहीं कितने टी सालों से आहूजा मैंशन शांत और एक वीरान की तरह पड़ा ये मैंशन आज हंसियों से किलकारियों से गूंज रही थी। समीर के पिता सिद्धार्थ आहूजा और मां दृष्टि आहूजा दोनों ही सिद्धार्थ के मिशन के चलते बहुत ही बड़े हादसे से और खतरे से झेलना पड़ा था, अपने बच्चे से दूर रहना पड़ा था। लेकिन आज बरसों सालों के बाद आहूजा मैंशन एक असली में एक खुशियों से भरा घर लग रहा था। दृष्टि अपने बेटे की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। भले ही वो अपनी सेहत से अभी अभी रिकवरी कर रही हो, ठीक हो रही हो, लेकिन बेटे की शादी उसे और भी ज़्यादा एक्टिव बना रहा था। उसको ऐसे सब मेहमानों का स्वागत करना, खाने पीने की ध्यान रखना, उसको ऐसे काम करता देख समीर और सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा खुश भी थे और थोड़ा बहुत परेशान भी। परेशान इस बात से थे कि दृष्टि फिर से तबीयत खराब ना कर ले, लेकिन खुशी इस बात से थे कि पता नहीं कितने सालों के बाद दृष्टि के चेहरे पर ये खुशी देखी थी। सिद्धार्थ के साथ कृष्णा राजदीप भी थे, क्योंकि वे तीनों बचपन के दोस्त जो थे। बहुत ही सिंपल बात में कहे तो सिद्धार्थ और कृष्णा दोनों ही खतरों की खिलाड़ी थे, तो वही राजदीप इन सब से दूर। उससे मारपीट बिल्कुल पसंद नहीं करता था और नहीं दुश्मन, लेकिन वो कभी कृष्णा हो या सिद्धार्थ दोनों को कभी भी रोक टोक नहीं किया था। वे दोनों जो भी करते थे इन सब के बारे में राजदीप को पता रहता था, फिर भी वो कभी भी गुस्सा हो या नफरत कभी नहीं किया। ऐसे दोस्ती निभाई थी इन तीनों के बीच। रॉकी भी अपनी मां गौतमी को लेकर आया हुआ था। वैसे रॉकी और सिद्धार्थ पहले से तो नहीं जानते थे, लेकिन इन एक साल में जितने भी मिशन को अंजाम दिया था सिद्धार्थ और रॉकी ने मिलकर दिया था, जिसे रॉकी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। हाँ, एक समय पर रॉकी और कृष्णा दोनों ही जानी दुश्मन बन बैठे थे अपनी काम को लेकर, लेकिन कहते हैं ना कुछ हालात वक्त के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वक्त सब ठीक कर देगा। कुछ ऐसा ही हुआ इन दोनों के बीच। समीर की हल्दी फंक्शन शुरू हो गई थी। सब लोग एक एक करके समीर को हल्दी लगाने लगे, साथ ही संगीत डांस भी शुरू हो गया। सब लोग मजे भी कर रहे थे। शर्मा परिवार में भी यही माहौल था, नाच गाना, हल्दी की रस्म भी शुरू हो गया था। सब लोग लावण्या यानी लवी को हल्दी लगाए जा रहे थे, साथ ही कुछ औरतें गाना भी गा रही थी। सारू और रिया दोनों ही औरतों की गाने पर नाचे जा रही थी। उन दोनों को देखकर बाकी सब तालियां बजाए जा रही थी। कुछ रिश्तेदारों उन दोनों के ऊपर पैसों से नजर उतारकर गरीबों में बांट दिया। हल्दी के फंक्शन खत्म होने के बाद मेहंदी की सेरेमनी भी शुरू हो गई। सब लड़कियां अपनी अपनी हाथों में मेहंदी लगाने लगी। लवी की हाथों में भी खूबसूरत मेहंदी डिजाइन लगा दिए थे। उसे देखकर सारू, रिया, प्रिया, इरा और हीना भी लवी की तरह ब्राइडल डिजाइन लगाने लगी। ये देख निर्मला बोली, अरे ओ लड़कियों, ऐसे मेहंदी तो दुल्हन के हाथों पर लगी है ना, तुम सभी दुल्हन जैसे डिजाइन मेहंदी लगाने का क्या कारण है बताओ, वो भी बिल्कुल सेम डिजाइन। कहीं तुम सबकी दोबारा शादी करने का तो इरादा नहीं है? निर्मला की बातों पर इरा बोली, अरे नानी बस आप देखती जाइए आगे होता है क्या, अभी बता देंगे तो इस शादी के फंक्शन में मजा ही नहीं आएगा। ये सुनकर पूर्णिमा बोली, अच्छा ऐसा क्या करने वाली है, तुम सब बस देखती जाइए नानी। मारिया बोली। उनके बात सुनकर सब लोग एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे और आंखों से आंखें इशारों से कह रहे हो कि अरे भाई अब क्या होने वाला है। अगले दिन यानी शादी के दिन यहाँ आहूजा मैंशन में सब लड़के समीर को बहुत ही बुरी तरीके से सताए जा रहे थे। उनके ऐसे बचकानी हरकत से समीर बहुत परेशान हो गया था। सबसे ज्यादा परेशान तो रेहान हो गया था। रेहान समीर को घूरे जा रहा था, क्योंकि समीर के कुछ कजिन्स यानी संबंधियों में कुछ लड़के रिश्तों में भाई लगते हैं, वो सभी बहुत देर से मतलब 3-4 घंटे से समीर को सताए जा रहे थे। कभी होने वाली बीवी के नाम से तो कभी होने वाली पहली सुहाग की रात के बारे में। इन सब से तंग आकर रेहान बालकनी में जाकर बैठ गया था, लेकिन बेचारा समीर उनके बीच ही फंस गया था, जिसे वहां से उठकर जाने को नहीं हो पा रहा था। अगर वो कुछ बहाना बनाकर जाने की कोशिश करता तो दूसरा लड़का आकर उसे फिर से बेड पर बिठा देता। ऐसे ही बार बार होने से समीर अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है और मन में ही भगवान को याद करने लगता है कि इन पागल लड़कों के झुंड से बचा ले। तभी दीपक समीर के कमरे आते हुए कहा, समीर तैयार हुआ है कि नहीं?
बारात निकलवाने का समय हो चुका है। समीर जो कि कितने देर से अपना सिर पकड़ के बैठा हुआ था, अचानक से दीपक की आवाज़ सुनकर उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। दीपक ने जब कमरे का माहौल देखा और साथ ही समीर का चेहरा देखा तो वो समझ गया कि यहाँ क्या हो रहा है। इसलिए उसने जल्दी से समीर के पास जाकर उसको तैयार करने लगा और कहा, क्या यार समीर, ये क्या समय बर्बाद करता हुआ बैठा है, जल्दी से नीचे जाना होगा वरना आंटी के मुंह से दांत पड़ेगी। वैसे बारात लेकर तुझे जाना है ना कि तुम्हारी बीवी को, जल्दी करो कहते हुए उसका सेहरा ठीक करने लगा और यहाँ वहाँ देखते हुए पूछा, और वैसे रेहान कहाँ है? समीर अपनी एक उंगली से इशारा करते हुए कहा, वहाँ। दीपक उस ओर देखा जहाँ समीर इशारा कर रहा था। रेहान बालकनी में बैठकर अपनी मोबाइल में कुछ काम कर रहा था। ये देखते ही दीपक तुरंत रेहान के पास चला आया और कहा, अरे क्या यार रेहान, तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? चलो सब बुला रहे हैं, हमें निकलना है। इतना कहकर उसका हाथ को पकड़कर समीर के पास ले आया। तभी क्रिस भी अंदर आते हुए कहा, समीर तू तैयार हो गया ना, अब चलो जल्दी। इतना कहकर वे चारों कमरे से बाहर आ गए। उन सभी लड़के पीछे खड़े होकर चुपचाप ये सब होते हुए देखे जा रहे थे। उन लड़के में से तो कुछ लड़के गुस्से में भी आ गए थे कि उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। खैर शादी का मामला है, कुछ नहीं कर सकते। समीर यहाँ घोड़े पर चढ़ चुका था और सामने डीजे वाले का गाना और नाच रहा रूद। ये देख क्रिस दीपक भी आकर ज्वाइन हो गए थे। वही शर्मा के घर में प्रवीण भागकर आकर अपनी बीवी और माँ को बताते हुए कहा, माँ पूजा बारात निकल चुकी है, सब तैयार है ना? पूजा फूल की थाली रखते हुए बोली, जी हाँ सब तैयारी हो गई है। वो इतना ही बोली थी कि तभी उनके कानों में बैंड बाजा की डीजे की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये आवाज़ कमरे में बैठी लवी, रिया, प्रिया, सारू, हिना और एरा के कानों में पड़ी तो सब लड़की खुशी में आकर उछलने लगी। रिया जल्दी से सबको, लवी को छोड़कर बाकी लड़कियों को कुछ बताना शुरू कर दिया। जैसे वो बता रही थी वैसे ही सब लड़कियां एक्सरसाइज में पागलों की तरह उछलते ही जा रही थी। सबकी को ऐसे करते देख लवी जो कि शादी की जोड़े में बैठी हुई थी, ये देख अपना मुंह दबाकर हॉर्न से जा रही थी। लेकिन एक अजीब और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि सभी लड़कियां लवी पहनी हुई शादी की जोड़े जैसे सब उसी तरह कपड़े पहन कर रखी हुई थी। रिया के दिमाग में क्या चल रहा है बस रिया ही जानती थी। समीर अपनी परिवार के साथ बारात ले आकर लवी के घर पहुंच गया था। लवी के परिवार समीर के परिवार को स्वागत ही बहुत ही धूमधाम से करने लगे। वैसे पूजा यानी लवी की माँ उसी के भाई के बेटे से शादी जो करने जा रही थी। पूजा समीर की ही बुआ थी, जिस वजह से दोनों परिवार बहुत ज्यादा खुश भी थे। सबसे ज्यादा खुश तो पूजा हो रही थी, अपनी बेटी को अपने ही भाई के घर यानी सिद्धार्थ आहूजा के घर को ही विदाई कर रही थी। तभी पंडित जी दूल्हा दुल्हन आने के लिए कहता है। जब सब लोग दूल्हा दुल्हन के आने का इंतजार कर रहे थे तभी हर तरफ अंधेरा छा जाता है। हर किसी को कुछ समझ ही नहीं आती कि ये अचानक से अंधेरा क्यों हो गया। कोई कुछ सोच पाता तभी सबके कानों में एक लड़की की आवाज़ आई, मेरे प्यारे दूल्हे की घरवाले और दुल्हन के घरवाले, अगर आप लोगों को दुल्हन को मंडप में ले आकर बिठाना है तो उससे पहले एक छोटा सा पलकक्षा है। ये पलकक्षा सिर्फ और सिर्फ दूल्हे के लिए है। जैसे ही सब लोग ये सुना सबके सब खामोश छा गई। घरवाले को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी हो क्या रहा है। सब लोग सामने सीढ़ियों पर खड़ी एक लड़की जो कि हाथ में माइक लेकर खड़ी हुई थी, सब लोग उसकी को ही देखे जा रहे थे क्योंकि हर तरफ अंदर और उस लड़की पर एक लाइट्स की रोशनी पड़ रही थी। वही समीर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसके बगल में खड़ा दीपक धीरे से बुदबुदाया, अब ये कौन सी पल कक्षा लेने वाले हैं समीर की? हालांकि दीपक बड़े ही धीमी आवाज में कहा था, लेकिन अगल बगल खड़े समीर, रुद्र, रेहान, राहुल और क्रिस को सुनाई दिया गया था। वो भी बड़े ही क्यूरोसिटी से जाना चाहते थे कि अब समीर की क्या सिर दर्द बनने वाले हैं। उस लड़की फिर आगे बोली, इस पल कक्षा में एक छोटा सा अपनी प्यार की पल कक्षा देने होंगे। मतलब है यहाँ कुछ लड़कियां अपनी दुल्हन के जोड़े में आएंगे लेकिन उनके सिर पर घूंघट होने के वजह से उनके चेहरे दिखाई नहीं देखा। अपनी घूंघट से ही अपनी पूरे चेहरे को ढका होता है। उनमें से एक असली दुल्हन होंगी और बाकी सब नकली दुल्हन होंगी। तो दूल्हे को बिना दुल्हन को छुए ही अपनी प्यार अपनी दुल्हन यानी असली दुल्हन को पता लगाने होंगे। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, ये सिर्फ एक बार चांस रहेगा, आप एक ही बार में असली दुल्हन को ढूंढ निकलने होंगे। इतना कहकर वो चुप हो जाती है। तभी बीचों बीच बड़े से हाल में लाइट्स की रोशनी आ जाती है और उसी समय एक एक करके दूल्हे की जोड़े में लड़कियां आकर खड़ी हो जाती है। ये देख सब लोग समझ जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है और सब मेहमान बड़े ही मजे से इस गेम को देखने लगे। वही समीर, रेहान, रुद्र, राहुल, क्रिस और दीपक बड़े ही अच्छे से समझ गए थे। सब लोग के चेहरे पर बड़े से मुस्कान थी। तो वही समीर की हाल एक बार फिर बेहाल हो गया था। सब लोग समीर को ही देखे जा रहे थे। समीर एक नज़र रेहान, दीपक और बाकी को देखा, फिर सामने खड़ी दुल्हन के भेस में लड़कियों को। अब सब लोग समीर की थौन खिंचाई करना शुरू कर दिया था। सच में समीर को बड़े ही मुश्किल होने वाला था क्योंकि सब एक ही जैसे लग रहे थे। समीर एक गहरी सांस छोड़कर एक हाथ अपनी सीने पर रखकर अपनी दुल्हन को पहचान के लिए आगे बढ़ा। तभी दीपक धीरे से समीर के कान में, ऑल द बेस्ट यार। उसकी ये बात सुनकर समीर एक नज़र दीपक को देखा, फिर आगे बढ़ गया, उन दुल्हन के भेष में खड़ी लड़कियों की झुंड में चला गया और एक एक करके बड़े ही ध्यान से घूंघट उड़कर खड़ी सभी लड़कियों को देखने लगा। एक पल के लिए समीर के मन ये ख्याल आ जाता था कि शायद ये हो सकती है या शायद वो हो सकती है। इसी सोचा में वो हर तरफ उन लड़कियों को देखने लगा। थक हार कर वो एक ही जगह खड़ा हो गया। ये देख उसी के बगल में घूंघट में खड़ी वो लड़की अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि अब दूल्हा उसे ही चुन लेगा जो गलत दुल्हन होगी। ये सोचकर वो लड़की और भी ज्यादा खुश होने लगी।
समीर उसे लड़की को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा। वो लड़की और भी ज्यादा खुश होने लगी। समीर उस लड़की को छू पाता तभी समीर अपना हाथ उससे आगे ले जाकर उस लड़की के बगल में खड़ी दूसरी लड़की को पकड़ लिया। जैसे ही समीर उस लड़की को पकड़ा अचानक से हर तरफ लाइट्स ऑन हो गई। ये देख हर तरफ खड़े होकर देख रहे हर कोई लोग ये देखने के लिए बड़े ही आतुर थे कि आखिरकार दूल्हे ने किस लड़की को पकड़ा है, सही लड़की है या गलत लड़की को पकड़ा है। हर तरफ लाइट्स के उजाला होने के वजह से सब लोग साफ साफ देख सकते थे। समीर और वो लड़की दोनों ही बीचों बीच खड़े हुए थे और बाकी लड़कियां वहां से हट गई थी। समीर धीरे से जाकर उस लड़की के सामने खड़ा हो गया और धीरे से उस लड़की का घूंघट ऊपर उठाने लगा। जैसे ही पूरा घूंघट ऊपर उठाया पूरे मेहमान की आवाज आने लगी, वाह क्या बात है, सही दुल्हन को ही चुना है। हाँ यार सही कहा, मुझे तो लगा था शायद गलत लड़की होगी। इसी तरह हर कोई मेहमान बातें करने लगा। वही दीपक, रुद्र, क्रिस, राहुल और रेहान ये देखकर मुस्कुराने लगे। वो लड़की कौन है आपको भी पता चल गया होगा। खैर वो लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारी ही असली दुल्हन लावण्या यानी लवी ही थी। सामने खड़ा समीर को देखकर उसका दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। शर्म से उसका चेहरा पूरी लाल गुलाब हो गया था। सबकी और तालियों की गूंजने लगी और दूल्हा और दुल्हन के ऊपर गुलाब फूल की पंखुड़ियां गिरना शुरू हो गई। आज लवी को सच में एक राजकुमारी की शादी जैसे फील कर पा रही थी। सबके चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। तभी पंडित जी की आवाज आई, मुहूर्त होने को आया है, कृपया दूल्हा और दुल्हन को ले आइए। पंडित जी की बात सुनकर लवी की मां पूजा जल्दी से जवाब देते हुए बोली, जी पंडित जी। इतना कहकर वो समीर और लवी के पास चली आई। बेटा समीर, मुहूर्त का टाइम हो गया है, चले। समीर भी धीरे से हाँ में सिर हिलाया। वे सभी मंडप की ओर जाने लगे। तभी समीर चलते चलते रुक गया। उसे ऐसे रुकता हुआ देख लवी के साथ साथ घर वाले भी समीर को ही देखने लगे। कोई कुछ कह पाता समीर आगे आकर लवी को अपनी गोद में उठा लिया और मंडप की ओर बढ़ चला। सब ये देखकर हैरान थे। कुछ लोग कहते कि हाउ रोमांटिक और कुछ लोग कहते कि वह क्या बात है। लोगों की बातें सुनकर समीर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, लेकिन घर वाले को ये सुनकर बड़े ही खुशी हो रही थी। दोनों बच्चों के बीच प्यार तो है। खैर पंडित अपना मंत्र बोलना शुरू कर दिया। हर एक मंत्र के साथ समीर और लवी दोनों ही साथ फेरे ले रहे थे। आखिरकार समीर लवी के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भर दिया। दोनों की आज से नई जीवन की शुरुआत हो गई थी। समीर और लवी दोनों ही आज से पति पत्नी हो चुके थे। अब आखिरी रस्म विदाई करने का था। सब लोग लवी को विदाई भी कर दिया। आज से उसका जीवन समीर से जुड़ चुका था। आज लवी की विदाई होने के वजह से सब लोग उदास भी थे और खुश भी थे, लेकिन आज पवित्रा के कहने पर राजपूत परिवार वही शर्मा के घर रह गए थे। अगले दिन जाने का ही प्रोग्राम बना लिए थे। अगली सुबह शर्मा हाउस, सब लोग बैठकर चाय नाश्ते कर रहे थे, साथ ही हंसी मजाक भी। पूजा सबको परोटा देते हुए बोली, वैसे मानना पड़ेगा सभी लड़कियों को, क्या दिमाग लगाया है। कल बेचारा समीर का हाल ही बेहाल हो गया था। उसकी बात पर रिया, सारू, एरा, प्रिया और हिना पराठा खाते हुए ही मुस्कुराने लगी। पवित्रा अपनी चश्मे को चढ़ाते हुए पूछा, हाँ मुझे तो बड़ा ही मजा आया। वैसे ये आइडिया किसका था। ये सुनकर सभी लड़कियां रिया की ओर इशारा कर दिया। ये देखकर पवित्रा बोली, वाह बेटा रिया, कमाल का आइडिया था तुम्हारा। वैसे नानी, समीर को मानना पड़ेगा, क्या दिमाग लगाया है उसने। मेरा मतलब है लावण्या को एक ही नजरों में पहचान लिया था उसने। वाह, लवबर्ड्स का मिसाल बन गए दोनों। दीपक पराठा खाते हुए कहा तो सब घरवाले भी उसकी बातें पर मुस्कुराने लगे। पूर्णिमा अपनी चाय का कप उठाते हुए बोली, बस दोनों बच्चों पर इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखे और किसी के नजर ना लगे। इन्हीं बातों बातों में दोपहर को होने को आया था और राजपूत सभी सदस्य वापस राजपूत पैलेस जाने के लिए निकल गए। दूसरी ओर आहूजा मैंशन में सब लोग सुबह उठकर तैयार होकर सब डाइनिंग टेबल आकर बैठे हुए थे। लवी सबके लिए खाना बनाकर टेबल पर रखी हुई थी। सिद्धार्थ अभी भी न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी था, तो वही दृष्टि लवी बनाई हुई खाने की स्वादिष्ट स्मेल को सुनकर आनंद ले रही थी, साथ ही अपनी चाय की मजे भी ले रही थी। वही समीर अपनी मोबाइल में कुछ कर रहा था, या यूं कह लो बॉयज चैटिंग ग्रुप में चैटिंग कर रहा था। दीपक, रुद्र, क्रिस, राहुल उससे बार बार उसे सुहागरात की बात बोलकर छेड़े जा रहे थे। लवी आखिरी खाने का डिश लाते हुए बोली, चलिए अपना अपना नाश्ता कीजिए, वरना ठंडा हो जाएगा। उसकी बात पर पहले दृष्टि जल्दी से एक परोठा उठाकर खाना शुरू कर दी। ये देख वे तीनों मुंह फाड़े दृष्टि को ही देखने लगे। ये देख दृष्टि खाते हुए बोली, मेरी खाने पर नजरें ना लगाए, यहाँ बहुत सारे पराठे हैं, चाहो तो खा सकते हो वरना मैं खा लूंगी। आफ्टर ऑल मेरी एकलौती बहू जो बनाई है। दृष्टि की बात सुनकर सिद्धार्थ और लवी दोनों ही हंसाने लगे। वही समीर अपनी माँ की बात सुनकर अचानक से उसे रेहान की याद आ गई, क्योंकि वो भी तो ऐसे ही बात किया करता था। एकलौती बीवी, माँ और रेहान दोनों एक ही जैसे है। ये सोचते हुए अपनी चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए अपना नाश्ता करने लगा। इसी तरह खुशी के माहौल में 3-4 महीने बीत गए। सब अपने अपने लाइफ में बिजी तो थे, लेकिन साथ ही खुशी से भी रह रहे थे। आज राजपूत परिवार में बहुत ही चहल पहल हो रही थी, मानो घर में किसी की बात को लेकर झगड़ रहे हो। तभी रेहान की दादी माँ मिसेस पूर्णिमा राजपूत अपनी छड़ी लेकर सबके बिचाते हुए बोली, अरे अरे किस बात पर इतना बहस हो रही है भाई, थोड़ा मुझे भी तो बताओ। अरे दादी वो क्या है ना, सबकी तो शादी हो गई। राहुल के मुंह से इतना सुनते ही वही बगल में बैठा दीपक उसके बात को बीच में काटते हुए बोला, अरे मेरी शादी कहाँ हुई है। दीपक की ऐसे अचानक से बोलने से सब लोग उसी को ही देखने लगे और अगले ही पल जोर जोर से हंसने लगे। दीपक की बात पर वीना सबको चाय देते हुए बोली, अरे सब लोग ऐसे क्यों हंस रहे हो, बेचारा उसने सही तो कहा है, उसकी भी हाथ पीली कर देनी चाहिए। आप क्या कहती है माँ। वीना की बात सुनकर पूर्णिमा जी बोली, हाँ वीना बेटा तुम सही तो कह रही, लेकिन इस नालायक के घर वाले को भी तो सोचनी चाहिए ना। और सबसे बड़ी बात, इसने पहले लड़की को ढूंढने को बोलो, फिर शादी के बारे में सोचेंगे।
रेहान के दादी जी की बात सुनकर वीना कुछ कह पाती उससे पहले ही दीपक बोल पड़ा, अरे मैंने लड़की को ढूंढ लिया है, बस उससे शादी करवा दो। उसकी ऐसे बेशर्मों की तरह बात करते देख सब लोग उसे घूरे जा रहे थे। इसी हंसी माजक करते राजपूत परिवार में खुशनुमा माहौल हो चुका था। दूसरी तरफ सक्सेना विला में अनीता और सोनिया दोनों को 6 महीने रहकर आखिरकार उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। वैसे तो बहुत सारे गलत कामों का अंजाम देने की कोशिश की थी परंतु वो कामयाब नहीं हो पाए थे। रही राज भद्रा के पिता मिस्टर भद्रा की मौत को तो एक हादसा बताया गया था और वो भी मिस्टर राजेश सक्सेना और राज के पिता मिस्टर भद्रा के बीच बस बहस के चलते को इंसिडेंट से उनकी मौत हो गई। इस हिसाब से गुनहगार तो मिस्टर राजेश सक्सेना था, ना कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी, जिस वजह से उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। और वो दोनों एक हफ्ते से अपने ही घर में थी, या यूं कह लो उनकी हालत देखने लायक थी। बिना मेकअप के उन दोनों का चेहरा किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रहा था। लेकिन अब वो दोनों मेकअप करने की हालत में भी नहीं थी। सोनिया अपनी गर्दन को मसलते हुए बोली, मॉम क्या सच में हम घर में आ गए हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों तुम्हें अभी भी उस घटिया जेल में रहने का मन कर रहा है क्या? अनीता मरी हुई आवाज में थोड़ा चीरते हुई बोली। तो उसकी बात पर सोनिया ने कहा, अरे मॉम मेरा मतलब था कि उस घटिया जेल से सच में बाहर आ गए हैं, ये मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, इसलिए पूछा। इन 6 महीने तो मुझे 6 जन्म का नरक का एहसास हो गया था। हाँ बेटा तू सही कह रही है, खैर अब उस नरक के बारे में बात नहीं करेंगे, अब हम सच में घर आ गए हैं, बस मुझे और कुछ दिन के लिए आराम करना है, बस इतना कहकर अनीता अपना चेहरे के ऊपर धकर सो गई। दूसरी ओर रेहान के कमरे में रिया अपने बेटे रिवांश को सुला रही थी। तभी उसकी नज़र सोफे पर बैठकर काम कर रहा रेहान पर गई। पहले अपने बेटे को आराम से सुला दिया और रेहान के पास आकर बोली, हब्बी। रेहान काम करते हुए कहा, हम स्वीटी क्या हुआ? कहीं बाहर चले घूमने? वो क्या है ना, 1 साल हो गया लेकिन हम कहीं पर भी ठीक से घूमने नहीं गए हैं। ये बात रिया बड़े ही प्यार से कही थी। ये सुनकर रेहान अपना काम को वहीं पर रोक दिया और रिया की तरफ देखने लगा। अपनी तरफ ऐसे देखत हुआ पाकर रिया थोड़ी सी हड़बड़ा गई। उसको ऐसे हड़बड़ाता देख रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और अपनी गोद में लेते हुए कहा, मेरी जान ये बताओ तुझे कहाँ जाना है? हम वहाँ चलेंगे। रेहान इतना ही कहना था कि रिया तपाक से बोल पड़ी, हम चलेंगे फूड स्ट्रीट। ये सुनकर रेहान उसे घूरने लगा। उसको ऐसे घूरता हुआ देख रिया और भी ज्यादा प्यार से रेहान के गाल को सहलाते हुए बोली, हब्बी प्लीज ना, कितने महीने बीत गए, मैंने गई ही नहीं। आखिरी बार मैंने जब कॉलेज में थी ना, तब मैं लवी दोनों मिलकर गई थी। प्लीज ना हब्बी, चलिए ना। छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए देख रेहान मन नहीं कर पाया और हंसते हुए कहा, ठीक है चलते हैं। रेहान के बात सुनकर रिया झट से रेहान के गले लगते हुए बोली, ओह माय स्वीट हैंडसम लवली हब्बी, लव यू सो मच। इतना कहकर रेहान के होठों पर किस देकर वहां से रफू चक्कर हो गई। रेहान बस मुंह फाड़े उसे जाते हुए देख रहा था और अगले ही पल होश में आते हुए बुदबुदाया, पागल लड़की, पगली तो है लेकिन मेरी ही है। इतना कहकर मन ही मन मुस्कुराने लगा। आधे घंटे के बाद जब दोनों तैयार होकर नीचे आ रहे थे, हाल में बैठे सारे लोग उन दोनों को ही देखने लगे। इतने देर से जो सब लोग दीपक को लड़की के चक्कर में पीस रहे थे, अब उसके ऊपर से ध्यान हटाकर अब रिया को पकड़ लिया था। वैसे रेहान को छेड़ने किसी की हिम्मत तो थी ही नहीं, तो रिया को जी पकड़कर छेड़ने लगे। रेहान के गोद में रिवांश को देखकर निहारिका पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, रिवेंज तो ठीक है ना, कहीं बाहर जा रहे हो? निहारिका के ये सवाल सुनकर रेहान ने कहा, हाँ मॉम, मैं और रिया दोनों बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए जल्दी आ जाएंगे, तब तक आप इसे संभाल लीजिए। वैसे ये बिल्कुल ठीक है, रेहान रिवेंज को निहारिका के गोद में देते हुए कहा। दीपक मजाक करते हुए रेहान से पूछा, वैसे भाई आप दोनों जा कहाँ रहे हो? हमें भी तो बताओ, कहीं हनीमून जाने की तो प्लानिंग नहीं बना रहे? दीपक तो ऐसे ही मजाक करते हुए कहा था, लेकिन ये बात घरवाले की दिमाग में घर कर गई थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कहा। दीपक की बात सुनकर रिया थोड़ी सी शर्माते हुए बोली, अरे दीपक भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो बस हम फूड स्ट्रीट जा रहे थे, बहुत दिन हो गए, या यूं कहूं कि सालों हो गए, आखिरी बार मैं लवी के साथ ही गई थी, इसलिए आज जाने का मन कर रहा है तो जा रहे हैं। ये सुनकर दीपक और राहुल, रुद्र और सारू जल्दी से उछलकर खड़े हो गए और सभी एक साथ बोलना शुरू कर दिया, हम भी चलेंगे साथ में, हमें भी कितने दिन हो गए नहीं गए हुए। सारू बोली, मुझे मून मून के साथ खाना है, कभी नहीं खाया उसके साथ। ये सुनकर सब लोग उसको अजीब नजरों से देखने लगे तो सारू जल्दी से बोल पड़ी, अरे खाना नहीं खाया है मैंने। सारू को पीछे खींचते हुए राहुल ने कहा, अरे मैंने भी तो नहीं खाया, मुझे भी खाना है खाना, वो भी भैया और भाभी के साथ। राहुल को पीछे खींचते हुए दीपक बोल पड़ा, अरे मुझे खाना है मेरी बंदी के साथ। इतना ही कहा था, पूरा हाल ही सन्नाटा ही छा गया। 2 मिनट तक साइलेंट होने के बाद अचानक से चपक के आवाज सबको सुनाई दी। सब उस ओर देखा तो हिना अपना माथा पीट ली थी, जिस वजह से चपक के आवाज सुनाई दी गई थी, जिस वजह से सब हिना को एक आईब्रो ऊपर करके उसे घूरने लगे। कुछ पल खामोश के बाद हिना को एहसास हुआ कि सब लोग उसे ही देख रहे हैं, तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और अपना गाला साफ करते हुए बोली, अरे वो मैं माथा इसलिए पीट लिया था कि भाई और रिया दोनों के बीच कबाब के हड्डी बन रहे हो, पहले वो दोनों जा रहे थे ना, और आप लोग छोटे बच्चे की तरह जाने की जिद कर रहे हो, इसलिए मैंने। इतना ही कहकर वो चुप हो जाती है। उसको इतना लंबा एक्सप्लेन देते हुए देख सब बड़े लोग मन ही मन मुस्कुराने लगे थे। अच्छा ठीक है, सब चलते हैं, खाना खाने में तो और भी ज्यादा मजा आएगा। रिया सब की ओर देखते हुए कहा तो सारू बोली, अरे हम एक काम करते हैं, लवी और पारी को बुलाते हैं, क्या कहती हो? रिया सारू के बातों पर सहमत देते हुए बोली, हाँ मैं भी यही सोच रही थी, चलो उनको भी बुलाते हैं। इतना कहकर सब लोग फूड स्ट्रीट के ओर निकल गए। रेहान और रिया के गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल में खड़ी हुई थी, वही रिया रेहान से कुछ बातें करने में लगी हुई थी। तभी उसकी नज़र रोड के दूसरी तरफ चली गई। रिया एक टक उस ओर ही देखे जा रही थी।
रिया रिया को बार बार आवाज देने लगा। रिया का ध्यान तो कहीं और ही होने के वजह से वो रेहान के बातों पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। तब तक सिग्नल ग्रीन हो चुकी थी। रेहान गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। रिया अभी भी खिड़की से बाहर झांकर उस ओर देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। रेहान गाड़ी को एक साइड खड़ा करके रिया की तरफ देखकर पूछने लगा, रिया क्या बात है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं कब से आवाज दे रहा हूँ। जैसे ही रिया रेहान की बातें सुनी तो वो एकदम से बोल पड़ी, अभी मैंने किसी को देखा, उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उन्हें कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ ये मुझे पता नहीं और मुझे याद भी नहीं आ रहा। रिया की बात सुनकर रेहान कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर अगले ही पल में रेहान उसको सोच से बाहर निकलने के लिए उससे कहा, अरे स्वीटीफी, ये क्या, हम तो एंजॉय करने आए थे ना, तो ये क्या बेकार की बातों पर सोचने लगी तुम? चलो पहले हम एंजॉय करते हैं, फिर इसके बारे में सोचेंगे। ये सुनकर रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और बातें करते हुए वे दोनों अपनी लोकेशन पर पहुंच गए। फुटपाथ पर बैठा हुआ वो भिखारी अपना चेहरा धीरे से ऊपर उठाते हुए उस ओर देखने लगा जिस ओर रिया और रेहान की गाड़ी गई हुई थी। वो भिखारी वहां से खड़ा होकर फटी हुई कंबल को अपनी शरीर पर चीक करके वहां से चला गया। दूसरी ओर रिया और बाकी लड़कियां सबके साथ मिलकर फूड स्ट्रीट का आनंद लुत्फ उठा रहे थे। वही रेहान अपनी मोबाइल देखने में बिजी था। वही राहुल और दीपक दोनों भी रिया, लवी और बाकी लड़कियों के साथ मिलकर खाने में बिजी थे। लवी जो कि मंचूरी खाने में बिजी थी, वो खाते हुए पूछा, अरे अब लोग इरा को इनवाइट नहीं किया है क्या? वो क्यों नहीं आई? जैसे ही इरा के नाम सुना तो सबके सब खाते खाते वही रुक गए। राहुल कुछ कहने के लिए मुंह खोलने वाला ही था कि तभी पहल बोल पड़ी, अरे वो आना चाहती थी लेकिन कुछ एजेंट के काम आ गया तो वो नहीं आ पाए। हाँ, ऐसे लोग बहुत ही बसी होते हैं। बिना सोचे समझे एकदम से बोल पड़ा। कोई कुछ कह पाते या पूछ पाते, बात को बदलते हुए राहुल कहा, मेरा मतलब है देखो ना, परिवार से ज्यादा अब कौन सा काम जरूरी आ गया? कुछ समय परिवार को भी दे दिया करना चाहिए ना। वो इतना ही कहा था कि उसी समय पीछे से एक आवाज आई, हमें पता है कब, कहा किस वक्त और किसके साथ वक्त बिताना चाहिए, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ये आवाज सुनते ही सब लोग उस मुड़ गए जहां आवाज आई थी। सब लोग ने देखा तो सामने इरा ही खड़ी थी। उसे देख सब लोग मुस्कुराने लगे। वही राहुल और इरा दोनों एक दूसरे को दुश्मन की तरह घूरे जा रहे थे। बूढ़े गरीब दिखने वाला वो भिखारी एक बड़े से बंगले के सामने आकर खड़ा हो गया और लिखा हुआ सक्सेना नेम प्लेट देखकर बिना यहाँ वहां देखे ही सीधे अंदर की ओर चला गया। हाल में बैठे अनीता और सोनिया दोनों ही अपने अपने सिर को दबाते हुए बैठी हुई थी। तभी अचानक से उन दोनों के सामने वही गरीब भिखारी इंसान आकर खड़ा हो गया। इतने देर से अपनी ही धुन में बैठी हुई वो दोनों सामने खड़ा उस आदमी को देखकर एकदम से हैरान हो गई। उनके मुंह से एक भी शब्द भी नहीं निकल रहे थे। कुछ देर तक ऐसे ही खड़े रहने पर वो भिखारी आदमी कहने लगा, क्या तुम दोनों ऐसे ही मुझे घुरोगे या कुछ खाना खिलाओगे? जब उस आदमी की आवाज आई तब जाकर दोनों ही होश में आई और अनीता जल्दी से उस आदमी के पास आकर कहने लगी, आप यहाँ, मेरा मतलब है कोई आपको देखा तो नहीं? अगर कोई देख लेता तो क्या कर लेता? भिखारी आदमी कहा। अनीता उसको सोफे पर बिठाते हुए बोली, अरे मेरा मतलब है राजेश कि आपको किसी ने देखकर पागल कहकर फिर से पागल खाना में ना डाल दे, इसलिए कह रही थी। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि राजेश सक्सेना ही था। जैसे ही राजेश अनीता के मुंह से पागल सुना, आग बबूला होकर उसे घूरने लगा। ये देख अनीता हड़बड़ा गई और बात को संभालते हुए बोली, अरे आप इतना गुस्सा ना होइए, आप थोड़ी ना पागल है, आप तो एक्टिंग कर रहे हैं पागल होने की। वैसे आपका आइडिया बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। हाँ मोम, आप सही कह रहे हैं, डैड का आइडिया बहुत ही बढ़िया थी, जिस वजह से हम तीनों जेल से बाहर आए हुए हैं, सोनिया ने कहा। जो भी है, हमारे ऐसे हालत उन दो लोगों से हुआ है, अनीता दंत भींचते हुए गुस्से में कहा। तो सोनिया उसकी बातों में हाँ मिलते हुए बोली, हाँ मोम आप सही कह रही है, उस दो कोड़िरिया और ये घटिया इंसान राज के वजह से हुआ है। अगर राज मुझे धोखा ना दिया होता तो पापा मेरे लिए लड़ने वहाँ राज भद्रा के घर नहीं गए होते, पापा और राज के पापा के बीच झगड़ा ना होता और राज के डैड के खून ना होता। सोनिया गुस्से में भड़कते हुए बोली, अरे मिस्टर भद्रा की गलती थी, उनके बेटे की सराहना कर रहा था। मेरे बेटी को छोड़कर किसी और से शादी कैसे कर सकते थे? वो भी एक घटिया बाप था, उसको वही सजा होनी चाहिए। वैसे भी कोर्ट ने आपके पापा को बेइज्जत जेल से रिहा कर दिया है। अनीता बोली। बात को आगे बढ़ाते हुए सोनिया बोली, लेकिन मॉम, पापा को और कितने दिन एक पागल भिखारी का नाटक करना होगा? नहीं, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, अब कोई भी नाटक नहीं, क्योंकि मिस्टर राजपूत अभी तक हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया है, बस राज भद्रा डैड के केस ही सुलझा है, राजेश ने कहा। राजेश की बात सुनकर अनीता और सोनिया दोनों ही चुप रह गई। राजेश जो भी कह रहा था वो सब सच ही तो था। मिस्टर राजपूत यानी रेहान अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया था। राजेश अनीता के खिलाफ ढेर सारे सबूत होने के बावजूद आखिर रेहान के दिमाग में क्या चल रहा है, ये बात अभी तक किसी को नहीं पता। मॉम डैड, वैसे मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, चलिए खाना खाते हैं। सोनिया के बातों पर राजेश अनीता दोनों भी मान गए और वे तीनों खाना खाने चले गए। अगले दिन सुबह रेहान अपना ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। तभी उनके नया असिस्टेंट दिगंत कबीन में आते हुए कहा, बॉस आज के दो इंपॉर्टेंट मीटिंग है, एक मिस्टर सलूके के साथ है शाम के 5 बजे और मिस्टर तिवारी के साथ शाम के 7 बजे। इतना कहकर वो रेहान के ओर देखने लगा। रेहान की नज़र अभी भी उसकी नज़र लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर टिकी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। कोई भी देखता तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आने वाला था कि आखिर रेहान के दिमाग में चल क्या रहा है। एक्सप्रेशनलेस चेहरे लेकर ही काम करने में लगा हुआ था। वैसे रेहान का पहला असिस्टेंट और पर्सनल सेक्रेटरी समीर ही था, साथ ही रेहान का दाहिना हाथ भी।
अब तो उसकी शादी लवी के साथ हो चुकी है, तो रेहान नहीं चाहता था कि समीर की पर्सनल लाइफ में कोई भी डिस्टर्ब हो, लेकिन रेहान के लिए समीर उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना पहले था। कितने देर से रेहान को इतना काम में मग्न होते देख उसका नया असिस्टेंट दिगंत एक बार फिर आवाज दिया, बॉस। आखिर में रेहान लैपटॉप से ध्यान हटाकर दिगंत की ओर नजरें घुमाई। उसको सामने खड़ा हुआ देख रेहान सवाल किया, हाँ दिगंत बोलो। दिगंत 2 फाइल देते हुए एक बार फिर से वही बात दोहराया, बॉस आज शाम को 2 मीटिंग है, 5 बजे और 7 बजे को। ये सुनते ही रेहान कुछ सोचने लगा और कहा, ठीक है। इतना सुनते ही दिगंत हाँ में सर हिलाकर वहां से चला गया। वही रेहान अपना मोबाइल उठाकर किसी को कॉल करके बात करने लगा। राजपूत पैलेस में रिया अपने कमरे में बैठकर उसी भिखारी के बारे में सोचे जा रही थी और अपने आप ही बड़बड़ाने लगी, वो भिखारी मैंने कहीं तो देखा है पहले, लेकिन कहाँ। इसी सोच में वो पूरे कमरे में चक्कर लगा रही थी। तभी निहारिका रिवांश को लेकर रिया के पास आ गई। रिया बेटा क्या बात है, तुम किस सोच में डूबी हो। जैसे ही रिया निहारिका की आवाज़ सुनी अपनी सोच से बाहर आते हुए बोली, अरे मॉम कुछ नहीं, वो मैं बस ऐसे ही। आप बताइए कुछ काम था आपको। ये सुनकर निहारिका मुस्कुराते हुए बोली, अरे मेरी प्रिंसेस काम तो कुछ नहीं था, मैं ये पूछने के लिए आई थी कि मैं रिवांश को लेकर यही टहलने के लिए पास की गार्डन ले जाऊँ, वहाँ पर कुछ मेरी सहेलियाँ अपनी अपनी पोता पोती के साथ आ रही है, इसलिए पूछने आई थी। ये सुनते ही रिया बड़े ही प्यार से बोली, मॉम आप मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप बड़ी है, रिवांश आपके साथ बड़ी नानी जी के पास या घर के बाकी सदस्य के पास रहता है तो मुझे कोई डर नहीं रहता, बल्कि मैं तो बेफिक्र से ही रहती हूँ। आप तो माँ हो, बच्चे माँ के पास तो और भी ज्यादा सुरक्षित और आराम से रहता है, और आपको पूरा अधिकार है रिवेंस को कहीं पर ले जाना, इसलिए आपको मुझसे परमिशन पूछने की जरूरत नहीं है। रिया की बात सुनकर निहारिका मुस्कुराने लगी और कहा, ठीक फिर हम दोनों चलते हैं घूमने, दादी पोते की जोड़ी को देखकर मेरी सहेलियां को जलाऊंगी, देख लेना। इतना कहकर गनगुनती हुई वहां से चली गई। वही रिया ये देखकर वो मुस्कुराने लगी। निहारिका वहां से जाने के बाद रिया एक बार फिर उसी सोच में डूब गई। बार बार याद करने की कोशिश करने लगी कि वो भिखारी आदमी कौन था, कहाँ देखा था, फिर भी उसे कुछ याद ही नहीं आ रही थी। थक हार कर अपनी दिमाग को शांत करके दूसरे कामों में बिजी हो गई। दूसरी और मल्होत्रा मैंशन में इरा अपनी कमरे में आराम से सोई हुई थी। जैसे ही घड़ी की अलार्म बजी, जल्दी से उठकर नहाने चले गई और उसका मोबाइल के स्क्रीन पर बार बार किसी का कॉल आ रहा था, लेकिन साइलेंट मूड पर होने की वजह से इरा को सुनाई नहीं दे रही थी। 1 घंटे के बाद जब इरा तैयार होकर आई तो अपना मोबाइल उठाकर देखने लगी। अपनी मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर कई सारी मिस्ड कॉल देखकर वो थोड़ी हैरान हो गई। उसमें कुछ मिस्ड कॉल अनजान नंबर से आई हुई थी तो कुछ नंबर हिना और सारू का भी आया हुआ था। ये देखकर इरा जल्दी से तैयार होकर कमरे से निकल गई। नीचे हाल में मिस्टर मल्होत्रा और क्रिस दोनों ही बैठकर ऑफिस के बातें कर रहे थे। तभी उनकी नज़र जल्दी जल्दी से सीढ़ियों से उतरती हुई आ रही इरा पर पड़ी। उसे ऐसे जल्दबाजी में जाते हुए देख इरा के पापा मिस्टर ईश्वर मल्होत्रा ने पूछा, धीरे धीरे इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो। उनकी बात सुन क्रिस भी इरा को देखने लगा। डाइनिंग टेबल ऑरेंज कर रहे क्रिस की माँ और प्रिया भी इरा को ही देखने लगी। सब घर वाले खुद की और ऐसे घूरते हुए देख वो जल्दी में कहने लगी, अरे डैड मैं बड़ी नानी यानी राजपूत पैलेस जा रही हूँ, वैसे बहुत देर हो गई है, सारू और हिना दोनों मुझे मार देगी। इतना कहकर वो हड़बड़ाहट में वहां से जाने लगी तो चेतना बोली, अरे नाश्ता तो करती जाओ। नहीं मॉम, मैं वहीं पर ही कर लूंगी, बाय बाय। इतना कहकर इरा वहां से चली गई। उसे ऐसे जाता देख चेतना प्लेट रखती हुई बोली, ये लड़की भी ना। उनकी बातों पर प्रिया, क्रिस और मिस्टर मल्होत्रा भी मुस्कुराने लगे। इरा ट्रैफिक में फांसी हुई थी और बार बार अपनी घड़ी में टाइम देखे जा रही थी। ट्रैफिक सिग्नल छूटने में और भी कुछ सेकंड का समय था, जिस वजह से इरा अपनी माथे पर एक हाथ रखकर बैठी हुई थी। तभी अचानक किसी ने कार की दरवाजा खोलकर इरा के बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। ये सब अचानक होने के वजह से इरा एकदम से डर गई। जैसे ही इरा उस इंसान का चेहरा देखा उसके मुंह से चिक निकल गई। तुम। इरा की बात सुनकर वो इंसान कुछ नहीं बोला, बस एकटक इरा को ही देखे जा रहा था। ये देख इरा और भी ज्यादा चिढ़ गई और गुस्से में कहने लगी, राहुल क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इस वक्त मेरे गाड़ी में क्या कर रहे हो। राहुल भी बेफिक्री से कहा, क्यों, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था क्या, वैसे मैं तो तुम्हारा पति हूं ना। जैसे ही इरा ने ये सुना गुस्से से उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया, लेकिन वो गुस्सा भी नहीं निकाल सकती थी क्योंकि इरा अच्छे से जानती थी कि राहुल के सामने गुस्सा निकलना कोई फायदा नहीं है। राहुल अभी भी उसे ही घूरे जा रहा था। राहुल और इरा के बीच ऐसा कौन सा रिश्ता बना हुआ था जो ना ही प्यार से बात कर पाते थे और ना ही गुस्सा निकल पाते थे। खैर ये तो आगे पता चलेगा। इरा एक गहरी सांस छोड़ते हुए राहुल से बोली, देखो राहुल। वो आगे कुछ बोल पाती तब तक ट्रैफिक का सिग्नल छूट गया था। पीछे खड़े कई सारी गाड़ियों की हॉर्न की आवाज आने लगी, जिसे इरा बिना बात कहे गाड़ी को आगे लेकर जाना पड़ गया। ये देख राहुल के चेहरे पर एक डेविल स्माइल बिखर गई। दूसरी ओर सक्सेना विला में राजेश और अनीता दोनों हाल में बैठकर बातें कर रहे थे। राजेश, अब तो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सब खत्म हो गई है, क्या करने की सोची है अपने, अनीता बोली। कुछ नहीं, राजेश कॉफी की एक शिप लेते हुए कहा। राजेश की बात सुनकर अनीता को ज्यादा खुशी तो नहीं हुई, लेकिन राजेश के सामने इस मामले में बात ना करना ही ठीक समझकर चुप हो गई। तब तक सोनिया भी अपनी कमरे से बाहर आ गई थी और उन दोनों की बातें भी सुन ली थी। सोनिया सोफे पर बैठते हुए बोली, क्यों ना हम रिया की मदद ले, वैसे तो कितने साल तक हमने उसको पाला है, उसका भी तो फर्ज बनता है कि वो हमारी मदद करे। सोनिया की बात सुनकर राजेश तो कुछ नहीं बोले, लेकिन अनीता हैरान होकर सोनिया को ही देखे जा रही थी। अपनी माँ को ऐसे हैरानी में देखता हुआ पाकर सोनिया हंसते हुए बोली, अरे मॉम, आप इतना हैरान मत होइए, इस बार हम रिया को इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे।
ताकि वो हमारी बिना डॉट के ही हमारी मदद करे। जब तक हमारा पोजीशन यानी पहले जैसे नाम, इज्जत और हमारा बिजनेस वापस नहीं मिल जाता तब तक रिया को इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। बस पापा की वो सारा प्रॉपर्टी, कंपनी, पैसे, इज्जत सब कुछ मिल जाए, इतना कहकर वो अपना कॉफी का कप उठाकर पीने लगी। अनीता एक नज़र राजेश की और देखा। राजेश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सोनिया की बातें उनको भी पसंद आई हो या उनके दिमाग में भी यही बात चल रही हो। ये देख अनीता अच्छी तरह से समझ गई और वो भी कॉफी का आनंद उठाने लगी। कुछ ही देरी में इरा राजपूत पैलेस पहुंच गई थी। राजपूत पैलेस में सभी घरवाले बैठकर सुबह का नाश्ता करने में लगे हुए थे। इरा जल्दी में अंदर की ओर आते हुए बोली, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे इरा, आ जाओ तुम भी नाश्ता कर लो। पूर्णिमा जी इरा को देखती हुई बोली, हाँ बड़ी नानी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। इरा इतना कहते हुए अपनी जगह पर बैठकर नाश्ता करने लगी। कुछ ही देर बाद सारू, हिना और इरा तीनों लड़कियां अपना अपना नाश्ता करके घर से निकल गई। वे तीनों सारू के ऑफिस के ओर जा रहे थे। सारू और इरा दोनों की फैशन इंडस्ट्रीज में अपना अपना नाम अच्छा खासा बना चुकी थी और अब वे दोनों एक साथ कोलैब कर लिया था। उन दोनों के कंपनी में हिना एक फेमस डिजाइनर बन चुकी थी। वक्त के साथ वे तीनों की बॉन्डिंग भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी हो चुकी थी, जिस वजह से कॉम्पिटिटर कंपनी वाले नहीं सारू और इरा दोनों साजिशों में फंसा पाए थे और नहीं हिना हो पैसे देखकर खरीद पाए थे। एक तरफ से देखे थे हिना के डिजाइन के वजह से सारू और इरा की कंपनी पहले से भी ज्यादा सक्सेस और भी ज्यादा काबिलियत बन गई थी। ऐसा नहीं कि इरा और सारू दोनों ही अच्छी डिजाइनर नहीं है, वे दोनों भी बेस्ट डिजाइनर थी और है भी, लेकिन कहते हैं ना बराबर का टक्कर हो तो सोने पे सुहागा, बिल्कुल उसी तरह तीन तगड़ा बन चुकी थी वे तीनों। कुछ ही देर में उनके लोकेशन में आकर पहुंच गए। आज उन तीनों के लिए बहुत ही ज्यादा खास दिन था। आज पहली बार बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला था 50 करोड़ की, जिस वजह से वे तीनों बहुत ज्यादा खुश थी और आज इस बिजनेस डील के वजह से उनकी कंपनी यानी गोल्डन ग्लोरियस फैशन दुनिया में टॉप 10 लिस्ट में शामिल होने वाली थी। वे तीनों जल्दी से अपने अपने काम में लग गई। दूसरी तरफ लवी और रिया दोनों बालकनी में बैठी हुई थी। तू क्या कह रही है री? वो भिखारी को कहा देखी थी पहले, वैसे भी मुझे लगता है पहले आते जाते समय कहीं पर दिख गया होगा और तुझे ऐसा लग रहा है उसे पहले भी देखने जैसा लग रहा होगा। अरे नहीं लवी, वो भिखारी को मैंने बचपन। इतना कहकर रिया एकदम से चुप हो गई। उसे ऐसे अचानक से चुप होते हुए देख लवी ने पूछा, क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? रिया अपनी सिर पर मरते हुए बोली, अरे यार वो तो डैड जैसा, मेरा मतलब है राजेश सक्सेना जैसा लग रहा था। कहीं वही तो? क्या? लवी एकदम से चिल्लाते हुए बोली। और अब तू क्या करने की सोच रही है? लवी ने पूछा तो रिया अपनी चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लाते हुए बोली, अब देखती जाओ मेरी जान मैं क्या करती हूँ। इतना कहते ही वो अपनी जगह से खड़ी होते हुए आगे बोली, चलो चलते हैं। लवी का हाथ पकड़कर खींचते हुए ले जाने लगी। अरे ये तो बताओ कि कहाँ जाना है? लवी बोली, रास्ते में बता दूंगी, अब चलो। दूसरी ओर राजभद्रा के ऑफिस में राज का असिस्टेंट चेतन जल्दी से राज के केबिन में आते हुए कहा, बॉस क्या बात है? फाइल में देखते हुए राज ने पूछा। चेतन अपने आप को पहले शांत करते हुए कहा, बॉस मिस्टर राजेश सक्सेना और उनकी पत्नी अनीता सक्सेना और उनकी बेटी सोनिया सक्सेना वे तीनों जेल से छूट गए हैं और आज से 2 दिन हुए हैं। ये सुनते हैं राज का चेहरा गुस्से से भर गया और दांत भींचते हुए कहा, मेरे डैड के कातिल जेल से रिहा हो गए और मुझे पता भी नहीं चला। राज गुस्से में तमतमाते हुए अपना केबिन से निकल गया। चेतन बस राज को गुस्से में जाते हुए देख पा रहा था। आधे घंटे के बाद राज सक्सेना विला पहुंच गया। राज को इतना गुस्से में आते हुए देख एक पल के लिए अनीता और सोनिया दोनों ही डर गई। हाल में अनीता और सोनिया दोनों ही बैठी हुई थी। उस समय राजेश घर पर नहीं था। राज सीधे अंदर जाते हुए बोला, अरे वाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे डैड के कातिल घर पर बैठकर मजे करने में लगे हुए हैं। मैंने तो सोचा नहीं था कि मुझे ये नज़ारा देखने को भी मिलेगा। राज की बात सुनकर अनीता और सोनिया दोनों ही गुस्से में आग बबूला हो गई और अनीता गुस्से में दंत भींचते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है? घर के अंदर आने से पहले नोक करके आने का भी तमीज नहीं है। ये क्या धर्मशाला समझ रखे हो? लो आजकल कातिल लोगों भी तमीज और बदतमीजी के बारे में बात करने लगे हैं। खुद के शक्ल आईने में क्यों नहीं देख लेते? जेल से छूटने की बात भी अक्ल ठिकाने पर अभी तक नहीं आया आप लोगों की। राज, सोनिया गुस्से में जोर से चिल्लाते हुई बोली और दांत भींचते हुए सोनिया आगे बोली, और ये क्या कातिल कातिल लगा रखा है? हाँ, तुम भूल गए हो तो याद दिला दूं कि वो जो कुछ भी हुआ था आप लोगों की करतूत के वजह से हुआ था। तुम और तुम्हारे पिता हमारे साथ धोखा ना किया होता तो वो सब ना होता। वैसे तुम मेरे साथ जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया राज तुमने, वो सब आप लोगों की कर्मफल था। ये सुनकर राज गुस्से में कहा, ओह सच में? और तुमने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया था? हाँ, और जेल क्यों जाना पड़ा पूरे घर? मुझे मत समझा कि कौन क्या किया है। धोखे की बात कर रही हो तुम? क्या तुम किसी को धोखा नहीं दिया था जो मुझे इतना बड़ा लेक्चर सुना रही हो? तुम ही क्यों? तुम्हारे माँ तुम्हारे बाप एक धोखेबाज ही तो हो। आई मुझे सिखाने। सोनिया गुस्से में बोली, देखो राज तमीज से बात करो, और रही बात आपके डैड के मौत की बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि वो एक बाय एक्सीडेंट था। अगर कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ बुरा होते हुए कैसे देख सकता है? और वो तो बातों बातों में हतापी होने के वजह से हो गया था। तुम अच्छे से जानते हो वहाँ क्या हुआ था। राज और सोनिया के बीच बहस हो ही रही थी, तभी अनीता बीच में आकर बेशर्मों की तरह कहने लगी, बस करो तुम दोनों, ये क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? इतना कहकर वो राज की ओर देखते हुए बोली, देखो बेटा, पहली बात हमें माफ कर देना, हमें नहीं पता था कि आपके डैड के साथ वो सब हो जाएगा। तुम ही सोचो, मिस्टर भद्रा तुम्हारी खुशी के लिए और सोनिया के डैड सोनिया के खुशी के लिए लड़ रहे थे, है ना? कोई भी माँ बाप अपने अपने बच्चों की खुशी के लिए लड़ ही सकते हैं, है ना? और वैसे भी आपके डैड और सोनिया के डैड कितने अच्छे दोस्त भी तो थे।
कोई भी इंसान अपने दोस्त को चोट नहीं पहुंचा सकता है ना। उस वक्त हालत ही ऐसे हो गई कि कोई भी शांति से बात करने को तैयार ही नहीं थे और वो सब हो गया। और रही बात मैं और सोनिया वहां से चली जाने की, तो बेटा सच में सोनिया और मुझे बहुत दुख हुआ था बेटा कि इतने सालों की दोस्ती और तुम सोनिया को छोड़ देना, इस बात को हम दोनों को कितना आघात हुआ था, ये कभी सोचा है तुमने? इसलिए मैं और सोनिया दोनों ही वहां से चले गए। सच में बेटा हमारी यकीन करो, हमें पता होता तो हम सब आपके डैड को बचा लेते। इतना कहकर अनीता फुट कर रोने की नाटक करने लगी। एक पल के लिए तो सोनिया को भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ इतना अच्छा नाटक कर लेती है। अनीता झूठा आंसू को पोंछते हुए सोनिया को धीरे से एक आंख मार दी। ये देख सोनिया को समझ आ गया कि अनीता क्या कहना चाह रही है। वो भी बिना देरी किए ही अनीता के साथ नाटक करना शुरू कर दिया। मॉम मॉम प्लीज आप रोइए मत, अब मेघनाथ अंकल तो वापस नहीं आएंगे ना, प्लीज मॉम। इतना कहकर वो भी रोने का नाटक करने लगी। ये देख राज को भी बहुत बुरा लगने लगा। या यूं कह लो कि माँ बेटी की झूठा नाटक को सच्ची इमोशनल मान चुका था। वो भी धीरे से जाकर अनीता को शांत करने लगा। आंटी प्लीज आप शांत रहिए, जो हो गया सो हो गया, अब तो डैड वापस नहीं आएंगे ना, आप शांत हो जाए। राज अनीता के कंधे पर हाथ रखकर शांत करने लगा। ये देखकर अनीता और सोनिया के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान तैर गई। दूसरी तरफ राजपूत पैलेस में शाम का वक्त सोनिया, इरा और हिना तीनों बाहर बगीचे में बैठकर कॉफी पीते हुए बातें कर रहे थे। तीनों कल हुई बिजनेस डील से बहुत ज्यादा खुश थी। आगे आने वाली इवेंट के बारे में डिस्कस भी कर रहे थे। तभी उन तीनों की कानों में गाड़ी आकर रुकने की आवाज आए। वे तीनों मुड़कर देखने लगी। तभी गाड़ी से उतरती हुई लवी और प्रिया पर नजर पड़ी। ये देख सारू, इरा और हिना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लवी और प्रिया सीधे उनके पास आते हुए प्रिया बोली, अरे वाह, तुम तीनों यहाँ बैठकर गप्पे लड़ा रहे हो, अच्छा हुआ तुम दोनों भी आ गई, हमें कुछ बताना है तुम दोनों को। इरा बोली। ये सुनकर लवी और प्रिया दोनों ही आकर उनके बगल में बैठ गई। अच्छा अब बताओ बात क्या है, क्या बताना है, लवी ने पूछा। फिर सारू उनके ऑफिस की बात करने लगी। उन लोगों को बड़ी डील होने की बात भी बताई, जिससे ये सुनकर लवी और प्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो दोनों भी उनके खुशी में शामिल हो गई। कुछ देर तक ऐसे ही बात होने के बाद आखिर में प्रिया ने यहाँ वहाँ देखते हुए पूछा, अरे ये बताओ कि रिया मैडम कहाँ है, वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। सारू बोली, अरे यार हम भी कितने देर से उसी का ही इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ चली गई है। मॉम बता रही थी कहीं तो बाहर गई है, 2 घंटे में वापस आने की बात कहकर गई हुई है, लेकिन ये मैडम का अभी तक अता पता नहीं है। चलो अंदर चलते हैं, मुझे दादी जी और सबसे भी मिलना है। प्रिया सबको उठाते हुए बोली, अच्छा चलो अंदर चलते हैं। इरा भी उठते हुई बोली और वे सभी घर के अंदर चली गई। कैसे है दादी जी, प्रिया पूर्णिमा के पास जाते हुए बोली। पूर्णिमा प्रिया और लवी को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लो आ गई मेरी बच्चियां, कैसी है मेरी बच्चियों, पूर्णिमा बोली। प्रिया और लवी एक साथ बोली, हम बिल्कुल ठीक है। इतने में वीना और निहारिका वहां आ गई। निहारिका के गोद में रिवांश था तो वही वीना के हाथ में थी कॉफी और कुछ स्नैक्स के ट्रे पकड़ के रखी हुई थी। लवी तो बीच बीच में राजपूत पैलेस में विजिट होती रहती थी, लेकिन प्रिया शादी के बाद ये दूसरी बार राजपूत पैलेस आई हुई थी। ऐसा नहीं कि प्रिया आना नहीं चाहती थी या किसी ने आने से मना कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं था। बस डॉक्टर के सलाह को मानकर ही वो ज्यादा घूमने फिरने से अवॉइड कर रही थी। वो ही नहीं बल्कि दोनों परिवार वाले भी उसे ज्यादा घूमने से मना कर रहे थे। अब उसका डिलीवरी का दिन पास ही था, बस 1 ही महीना बचा था, जिस वजह से पूरे परिवार उसका बड़े ही ध्यान रख रहे थे। निहारिका बीच बीच में मल्होत्रा मैंशन में जाया करती थी, सबसे मिलने, खास करके प्रिया से। निहारिका सच में प्रिया और हिना को वो दिल से ही दोनों को अपनी ही बेटी मान चुकी थी। निहारिका के अलावा बीच में वीना या घर के बाकी के सदस्य भी मल्होत्रा मैंशन जाया करते थे। निहारिका और वीना भी सबके साथ बैठकर बातें करने लगे। वीना भी प्रिया का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रही थी। बातें करते करते रात के 8 बज चुके थे। घर के बाकी सदस्य भी ऑफिस से आ गए थे। रेहान, राजदीप, वीर, राहुल, रुद्र, समीर और क्रिस भी आ गए थे। सबको आते देख निहारिका और वीना दोनों ही डिनर को टेबल पर लगाने चली गई। सब लोग जाकर फ्रेश हो जाओ, डिनर का समय हो गया है, वीना ने कहा तो एक बार फिर लवी याद दिलाते हुए बोली, अरे नानी माँ, ये रिया कहाँ गई है, कितनी देर से दिखाई भी नहीं दे रही है। उसकी बात पर सबका ध्यान रिया को ही ढूंढने लग गई, खास करके रेहान। वो सीधे अपने कमरे में जाकर देखना चाहता था। वो अपने कमरे जा पाता तभी उसकी नज़र ऊपर सीढ़ियों से उतरती हुई आ रही रिया पर पड़ी। रेहान एक थक रिया को ही देखे जा रहा था। रिया की नज़र भी रेहान के ऊपर पड़ी। ये देखकर रेहान चलकर रिया के पास चला गया। स्वीटीफी, तुम कहीं बाहर गई हुई थी? ये सुनकर रिया बड़े ही आराम से जवाब दिया, हाँ हबी, मैं बाहर गई थी, कुछ काम था। ये सुनकर रेहान सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना कहकर रेहान अपने कमरे की ओर चला गया। दूसरी तरफ अनीता अपने कमरे में बैठकर कुछ सोचे जा रही थी। तभी उसके कमरे में आती हुई सोनिया बोली, मॉम मुझे कुछ। वो कुछ आगे बोल पाती, उसने देखा कि उसकी मॉम किसी सोच में डूबी है। उसके पास जाकर अनीता के कंधे पर हाथ रखकर हिलाते हुए सोनिया बोली, मॉम मॉम। अनीता अपनी सोच से बाहर आती हुई बोली, हाँ बोलो क्या हुआ, कुछ काम था क्या? अनीता के सवाल पर सोनिया सोफे पर बैठते हुए बोली, वो हाँ मॉम, मुझे कुछ पैसे चाहिए था। पैसे? क्यों, किस लिए चाहिए तुम्हें पैसे? अनीता अपनी भौहें को सिकुड़ते हुए पूछा। ओह मॉम, आप जानती हो कि इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे कुछ फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, इसलिए मुझे पैसे की जरूरत है, सोनिया अपनी नाखून को देखते हुए बोली। सोनिया की बात पर अनीता कुछ नहीं बोली, बस अपने पास रखी हुई कुछ पैसे निकालकर सोनिया को दे दी। वैसे जा कहाँ रही हो? अपने दोस्त के साथ? अनीता सोनिया को देखती हुई पूछा।
ये सुनकर सोनिया, जो कि पैसे लेकर नोटों को गिनने में बिजी थी, ये सवाल सुनकर अचानक से रुक गई और कुछ सोचकर बोली, वही मेरे पुरानी फ्रेंड्स के साथ ही जा रही हूँ। ये सुनकर अनीता आगे कुछ नहीं बोली और सोनिया पैसे लेकर वहां से चली गई। सोनिया घर से निकलने के बाद वो सीधे राज के ऑफिस चली गई। तकरीबन आधे घंटे बाद वो राज के ऑफिस पहुंच गई थी और बिना यहाँ वहां नजरें फेराए ही सीधे राज के केबिन में चली गई। ऑफिस में काम कर रहे एम्प्लॉयज जाती हुई सोनिया को देख हैरान भी थे और कुछ एम्प्लॉय तो कानाफूसी करना शुरू भी कर दिया। यहाँ जैसे कबीन का दरवाजा खुलने की आवाज़ आए, राज अपनी नज़ारे उठाकर देखा तो सामने सोनिया खड़ी थी। उसे देख राज के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, वही सोनिया के चेहरे पर भी वही मुस्कान आ गई। सोनिया सामने आती हुई बोली, हे डार्लिंग, क्या तुम बिजी हो? हम थोड़ा सा मुस्कुराते हुए राज ने कहा। एक हफ्ते से सोनिया और राज दोनों ही अपने पुराने रिलेशन में आ गए थे। दोनों ही एक साथ समय बिताने लगे थे। फाइल को साइड रखते हुए राज ने कहा, शाम को फ्री हो तुम? हाँ मैं तो फ्री हूँ, क्यों क्या हुआ? सोनिया राज के करीब आते हुए बोली। सोनिया को अपनी ओर खींचते हुए कहा, आज हमारे कुछ दोस्तों के साथ एक छोटा सा पार्टी रखी है, तो शाम को तैयार हो जाना, दोनों साथ में चलते हैं। ये सुनते ही सोनिया राज के गले में दोनों बाहें डालते हुए बोली, ठीक है डार्लिंग चलते हैं। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर दिया। यहाँ रेहान के कमरे में रेहान बैठकर अपने लैपटॉप में काम रहा था। रिया भी रिवांश को लेकर कमरे आ गई। रेहान ने देखा कि रिया रिवांश को लेकर आई है तो उसने अपना काम करना वहीं पर रख दिया। रिया भी आते समय रेहान को भी देख लिया था। रिवांश पहले से ही रिया के कंधे पर ही सो चुका था। पहले जाकर रिवांश को बड़े ही प्यार से उसको बेड पर सुला दिया, फिर रेहान के तरफ मुड़ कर देखा। जैसे ही वो पीछे मुड़ कर देखा तो रेहान उसके पास ही आकर खड़ा हो गया था, जिस वजह से रिया खड़े होने में बैलेंस ना कर पाने के वजह से पीछे की ओर गिरने ही वाली थी कि तभी रेहान अपनी मजबूत हाथ से रिया के कमर को पकड़ लिया। हबी आप भी ना, मैं कितनी डर गई थी, रिया अपने सीने पे हाथ रखते हुए बोली। रेहान मुस्कुराते हुए रिया को सीधा खड़े करके रिया के चेहरे पर आई हुई बाल को कान पीछे करते हुए बड़े ही प्यार से कहा, ऐसे छोटी मोटी इंसिडेंट से डरोगी तो कैसा चलेगा मेरी जान? ये सुनकर रिया बोली, नहीं मैं डरी नहीं हूँ। अच्छा रेहान ने कहा। हाँ सच में, रिया बोली। वैसे आज कहाँ गई थी? रेहान ने पूछा। ये सुनकर रिया बड़े ही आराम से जवाब दिया, कहीं पर भी नहीं हबी, बस कुछ पसंद चीजें लेने के लिए गई थी और रिवांश के लिए कुछ खरीदारी करनी थी इसलिए। ये सुनकर रेहान थोड़ा गुस्से में आ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रिया ने देखा कि रेहान कुछ नहीं कह रहा है तो रेहान के ओर देखा तो वो एक पल के लिए डर गई और अगले ही पल वो नॉर्मल होकर एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, हबी आपको सब पता है फिर भी मुझसे ऐसे सवाल करके डरा रहे हो? ये सुनते ही रेहान बड़े ही प्यार से कहा, हाँ मुझे पता है, फिर भी मुझसे झूठ क्यों कहा तुमने स्वीटी फी? रिया एक बड़े सी स्माइल करते हुए बोली, नहीं मैंने कोई झूठ नहीं बोला, आपको पता है मैंने कहा गई थी। मॉम डैड घर से आते वक्त थोड़ा शॉपिंग करके आ गई बस हम। वैसे तुमने क्या सोचा है आगे का? रेहान रिया के गालों को बड़े ही प्यार से सहलाते हुए पूछा। रिया भी रेहान के होठों पर हल्की सी किस करते हुए बोली, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आखिर रिया क्या करने की बात कह रही थी? रिया और रेहान के दिमाग में क्या चल रहा था? खैर ये तो आगे ही पता चलेगा। स्वीटी फी, मैं चाहता हूँ कि तुम स्ट्रांग बनो, जो लड़ाई होगी वो तुम्हारी होगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। रेहान रिया के माथे पर चूमते हुए कहा, हाँ हबी मुझे पता है आप हमेशा मेरे साथ हो और कोई भी मुसीबत आती है तो आप हमेशा उन मुसीबत से बचा लेते हो। इस बात पर मुझे कोई भी डर नहीं है, टेंशन भी नहीं, लेकिन मुझे भी स्ट्रांग बनना है हबी, वो मैं बनकर ही रहूंगी। ये सुनते ही रेहान के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। हाँ मैं सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मेरी सुपर वैफी। इतना कहकर रिया के होठों पर अपना होठ रख दिया। रेहान और रिया दोनों के बीच कुछ देर तक ऐसे ही प्यार भरा मोमेंट चल रहा था। रेहान बड़े ही प्यार से रिया को देखे जा रहा था। उसे ऐसे देखता पाकर रिया प्यार से बोली, क्या हुआ हबी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये सुनकर रेहान ने कुछ नहीं कहा, बस ना में सिर हिला दिया। रेहान कुछ ना कहता देख रिया दोबारा पूछने लगी, अब बता भी दो हबी क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस ये देख रहा हूँ कि मेरी स्वीट वैफी कितनी खूबसूरत है। रेहान रिया के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। रिया ने जब ये सुना तो वो हंसने लगी। उसे ऐसा हंसता हुआ देख रेहान थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? अरे कुछ नहीं हबी, मुझे आपकी बातों पर हंसी आ गई। इसमें हंसने वाली बात क्या है, सच्ची तो कहा है, रेहान रिया के गालों को सहलाते आंखों में देखते हुए कहा। रिया ने जब ये सुना तो शर्म के मारे उसका गाल लाल हो गई थी और अगले ही पल झूठा गुस्सा करते हुए बोली, तो आपका मतलब है हबी मैं पहले खूबसूरत नहीं थी क्या? ये देख रेहान थोड़ा हड़बड़ा गया और बड़े ही प्यार से रिया दोनों गलों को चूमते हुए बोला, माय डियर स्वीटीफी, तुम तो पहले से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी है और रहेगी भी, लेकिन जब से तुम एक बच्चे की माँ बनी होना तब से और भी ज्यादा खूबसूरती निखार के आई है। ये सुनकर रिया शर्माते हुए रेहान के सीने में अपना चेहरा छुपा ली। उसको ऐसा करता हुआ देख रेहान भी उसको कसकर अपने सीने से लगा लिया। दूसरी और राज और सोनिया दोनों ही पार्टी करने मूनलाइट क्लब आए हुए थे। राज कुछ दोस्तों के साथ बातें करते हुए ड्रिंक कर रहा था तो वही सोनिया भी कुछ दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रही थी। सोनिया के बगल में 3-4 लड़कियां बैठी हुई थी। तभी उसमें से एक लड़की बोली, सोनिया क्या सच में तुम और राज फिर से एक हो गए हो? सोनिया उस लड़की की ओर देखा और एक घूंट लेते हुए बड़े ही आराम से कहा, हाँ मैं और राज फिर से एक हो गए हैं। ये सुन दूसरी लड़की बोली, अरे वाह सोनिया, अब तो तेरी जिंदगी दोबारा पटरी पर आ जाएगी। ये सुनकर सोनिया बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अपनी पहला प्यार को फिर से हासिल किया है बस। हालांकि सोनिया को अंदर ही अंदर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो अपनी गुस्से को किसी के सामने दिखाना नहीं चाहती थी। वही राज भी अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था। उसके ग्रुप में से एक दोस्त ने कहा, राज तू फिर से सोनिया के साथ रिलेशन में आ गया। ये सुनकर राज कुछ नहीं कहा, बस चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल दे दी।
दूसरे दोस्त ने पूछा, लेकिन राज तेरी अफेयर तो मिस, क्या नाम था उसका? क्या नाम? हाँ जेनिका, मिस जेनिका के साथ था ना, तो फिर क्या हुआ? अरे तुझे नहीं पता क्या, वो तो कब का छोड़कर चली गई है, तीसरे ने कहा। खामोशी को तोड़ते हुए राज ने कहा, उस जैसे धोखेबाज बाजारू लड़की से कौन रिलेशन में रहना चाहेगा? वैसे मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी ये बात सुनकर सब लोग कुछ नहीं बोले, बस अपने अपने ड्रिंक एंजॉय करने लगे। उसी समय सोनिया भी उसके पास आ गई और राज के बगल में आकर बैठ गई। राज के ग्रुप में से एक लड़का जो कि देखने में हैंडसम दिख रहा था, उसकी नज़र सोनिया पर टिकी हुई थी। जैसे ही सोनिया की नज़र उस इंसान पर पड़ी तो उसकी भौहें सिकुड़ गई, लेकिन अगले ही पर उसके चेहरे पर चालाकी नजर आने लगी। सोनिया ने उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। वो लड़का देखने में तो हैंडसम तो था, साथ ही पैसे वाला भी दिख रहा था। वो लड़का भी सोनिया को बहुत ही बारीकी से ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा था। सोनिया एक ब्लैक कलर की शार्ट डीप नेक वाला ड्रेस पहनकर आई हुई थी, जिसे उस लड़के की आंखों में हवस साफ दिखाई देने लगी थी। सोनिया अच्छे से समझ गई थी कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है। वो भी उस इंसान को सेडिक्टिव करने वाली नज़रों से उसे देखने लगी। ये देख वो इंसान और भी ज़्यादा हवस में पागल होते जा रहा था। इन सब से बेखबर राज नशे में धूत होकर सोफे पर बैठा हुआ था। तभी सोफे से उठते हुए लड़खड़ाती जुबान से कहा, मेरी जान, मैं थोड़ा वॉशरूम में होकर आता हूँ। सोनिया भी हाँ में सिर हिला दी। राज वहां से जाने के बाद सोनिया और उस इंसान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान बिखर गई। एक दूसरे को आंखों से इशारा करते ही वहां से उठकर एक कोने में आकर खड़े हो गए। वो इंसान बिना देरी किए ही सोनिया को अपनी ओर खींच लिया। ये देख सोनिया भी उसका साथ दिया। वो इंसान सोनिया के चेहरे के छूते हुए कहा, मैं मयूर बेदी। जैसे ही सोनिया ने ये नाम सुना उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वो मयूर के बड़े ही सेडिक्टिव वॉइस में बोली, मैं सोनिया। मयूर ये सुनते ही वो सोनिया के एक थक देखने लगा। कब उसकी नज़र सोनिया के सीने पर जाकर ठहर गई पता ही नहीं चला। ये बात सोनिया भी नोटिस कर ली थी। अपनी चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान लेकर मयूर के कान में बोली, तुम जो चाहे वो मुझसे मिल सकता है। इतना कहकर वो हंसने लगी। मयूर के इतना ही सुनना था कि मयूर अपनी ओर खींचकर उसको पागलों की तरह चूमना शुरू कर दिया। चूमते चूमते सोनिया के सीने को भी पागलों की तरह चूमने लगा। कुछ देर ऐसे चूमने के बाद दोनों दूर हुए और मयूर अपना फ़ोन नंबर देते हुए कहा, कल भूलना मत, कल की रात आपके नाम बेबी। सोनिया भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। फिर एक बार दोनों पागलों की तरह चूमने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राज नशे की हालत में होने वजह से लड़खड़ाते हुए वॉशरूम से बाहर आता है और वो किसी से टकरा जाता है। जब उसने अपनी नज़र उठाकर देखा तो एक खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो भी नशे की हालत में है। वो लड़की राज को देखकर माफ़ी मांगकर वहाँ से आगे चली जाती है, लेकिन जाते जाते उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान देकर चली जाती है। अगले दिन रेहान का ऑफिस। रेहान अपनी केबिन में बैठकर काम कर रहा था। तभी उसके केबिन का डोर नॉक करने की आवाज़ से रेहान नज़ारे उठाकर सामने देखा तो रेहान के चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं पड़ा। एक नज़र सामने खड़ा इंसान पर एक नज़र डालकर फिर से अपना काम पर फोकस कर लिया। सामने खड़ा इंसान और कोई नहीं बल्कि दीपक ही था। दीपक जल्दी ही आकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और रेहान को एकटक देखने लगा। दीपक को अपनी ओर ऐसे देखता पाकर रेहान बिना कोई हाव भाव के बिना नज़ारे ऊपर उठाए ही सीधे सवाल करते हुए पूछा, ऐसे घूरना बंद करो, सीधे पॉइंट पर आओ। रेहान, मुझे शादी करनी है, दीपक टेबल पर उंगली चलाते हुए कहा। वही रेहान अभी भी शांत बैठा हुआ था, मानो वो पहले से ही वो जनता हो दीपक क्या कहने वाला है। अभी भी अपनी नजरें फाइल में गड़ाए ही कहा, हम कर लो, मुझे क्यों बता रहे हो। जैसे ही दीपक ने ये सुना वो थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, रेहान इसमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। शादी तो तुम करने वाले हो तो इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ। फाइल की पन्ने पलटते हुए रेहान ने कहा। उसकी बात को रेहान सीरियसली ना लेता देख दीपक उसे घूरने लगा और अगली ही पल रोनी जैसी सूरत बनाने लगा। ये देखकर रेहान एक गहरी सांस छोड़ते हुए कुछ कहने के लिए मुंह खोलने ही वाला था, तभी उसके कबीन का दरवाजा अचानक खुलने के वजह से वो दोनों दरवाजे के ओर देखने लगे। वही दरवाजा खोलकर चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लेकर रिया अंदर आते हुए बोली, हे हबी। जैसे रिया की नज़र दीपक पर पड़ी मुस्कान के साथ बोली, हाय दीपक भैया। इतना कह वो एकदम से शांत हो गई और दीपक के चेहरे पर अजीब सी एक्सप्रेशन देखते हुए बोली, क्या आप दोनों बिजी थे? अगर इम्पोर्टेंट बात है तो मैं बाद में आती हूँ। इतना कहकर वो पीछे मुड़कर वो जाने लगी तो रेहान कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले दीपक भागकर जल्दी से रिया का हाथ पकड़कर रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा, रिया भाभी भाभी भाभी, आप रेहान को समझाइए ना प्लीज। पहले तो दीपक जल्दी से आकर रिया के ऐसे हाथ पकड़ने से एक पल के लिए रिया चौंक गई और अगले ही पल कंफ्यूज में दीपक को देखने लगी। रिया को अपने तरफ इस तरह घूरता हुआ देखकर दीपक कहता है, भाभी मुझे शादी करनी है, लेकिन इसमें रेहान मेरी मदद नहीं कर रहा है। ये सुनकर रिया और भी ज्यादा हैरान और कंफ्यूज हो गई। उसे तो दीपक की बातें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कभी वो दीपक को देखती तो कभी रेहान को। रिया दीपक की ओर देखते हुए बोली, दीपक भैया ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। आप साफ साफ बताइए क्या बात है। रिया की बात सुनकर दीपक एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, रिया भाभी मैं शादी करना चाहता हूँ हिना से, लेकिन घर में कैसे बताओ ये समझ में नहीं आ रहा है। दीपक इतना ही कहा था कि रेहान एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ कोल्ड टोन में तपाक से कहा, तो तुम्हें प्यार करने को किसने कहा, जो घर वाले के सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं करता। देखा भाभी कैसे कह रहे हैं, वैसे सपोर्ट तो नहीं कर रहे और ऊपर से ऐसे बातें कर रहे हैं। दीपक मुंह फुलाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर रिया बोली, वैसे भैया आपको तो हिम्मत होनी चाहिए ना अपने प्यार के बारे में बोलने में। दीपक चीढ़कर रिया से कहा, भाभी ऐसी बात नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ, बस प्रॉब्लम यह है कि कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता।
ऊपर से मुझे ही डांट पड़ती है, और रही राजपूत पैलेस में तो मुझे दादी माँ से बहुत डर लगता है। मैं जो भी कहता हूँ तो छड़ी से पिटाई करने लगते हैं। आप ही बताओ मैं क्या करूँ। दीपक की ये हालत देखकर रिया बेबसी से रेहान की तरफ देखती है। मनो कह रही हो कि प्लीज हेल्प कर दीजिए ना। वही रेहान रिया की मन की बात बहुत अच्छी तरह से समझ गया था, फिर भी वो कुछ नहीं कहा। रिया रेहान के पास आती हुई बोली, हबी प्लीज हेल्प कीजिए ना दीपक भाई का। रेहान दीपक और रिया के तरफ देखते हुए कहता है, चलो चलते हैं, इसके बारे में बाद में सोचते हैं। रेहान के बात सुनकर दीपक बस उसे ही घरने लगा। रिया भी इससे ज्यादा और क्या कर सकती थी। तभी दीपक के मोबाइल बजने लगता है। ये देख दीपक और भी ज्यादा चिढ़ गया और बड़बड़ाते हुए कहने लगा, अबे अब ये कौन है जो काम धंधा कुछ नहीं है करते हुए फोन को उठा लेता है। हेलो। दूसरी तरफ से एक रौबदार आवाज आती है, कहा है तू नालायक। दीपक एक पल के लिए तो डर जाता है और हकलाते हुए कहता है, दादाजी मैं ऑफिस में हूँ। सामने से दीपक के दादाजी मिस्टर नारायण मूर्ति की आवाज आती है, जल्दी से राजपूत पैलेस आ जा। ये सुनते ही दीपक को कुछ समझ नहीं आता, बस सिर को खुजलाने लगता है। तभी उसे एहसास हो जाता है कि रिया और रेहान ऑफिस से बाहर जा चुके हैं। बिना देरी किए वो भी पीछे पीछे जल्दी से निकल जाता है। आधे घंटे बाद जब रेहान, रिया और दीपक तीनों घर पहुंच गए थे, दीपक के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। उसकी ऐसे हालत देखकर रिया और रेहान की तो हंसी छूट रही थी, लेकिन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा था, बस उसकी हालत को देखकर मजे ले रहे थे। जैसे ही राजपूत पैलेस पहुंचते हैं, दीपक की हालत और भी ज्यादा हालत खराब हो गई थी। रेहान बड़े ही आराम के साथ अंदर चला गया। वही रिया दीपक को शांति कराने में लगी हुई थी, मानो लड़कियां ससुराल जाते समय डर लगा रहता है, वैसा ही हालत हमारे दीपक भाई साहब का था। रिया बोली, दीपक भैया पहले अंदर जाकर देखते हैं बात क्या है। आप ऐसे बाहर खड़े होकर ऐसे डरते रहेंगे तो कैसा चलेगा। पहले अंदर चलते हैं और देखते हैं, चलिए। अरे भाभी, मुझसे नहीं हो रहा, मैंने तो कोई गलती नहीं की है, तो फिर इतनी एजेंट बुलाने का क्या मतलब है। दीपक अपनी हाथ की नाखून मुंह में डालकर काटते हुए कहा। तो रिया बोली, भैया पहले अंदर चलिए तो सही, अंदर जाकर पता चलेगा कि आपने क्या किया है, और ये क्या नाखून को मुंह से काट रहे हो। बच्चों जैसे हरकत करना बंद कीजिए और अंदर चलिए। इतना कहकर उसका हाथ पकड़कर अंदर की ओर खींचते हुए चली गई। सबकी नज़र तो दोनों पर तो थी, लेकिन खास करके दीपक पर कुछ ज्यादा ही थी। जैसे ही दीपक ने देखा कि सब लोग उसे ही घूर रहे हैं, ये देख रिया के पीछे छुप गया, लेकिन वो एक बात भूल गया था कि रिया का हाइट उससे कम है। रिया दीपक के सीने तक ही आती थी। इनफैक्ट रेहान और दीपक की हाइट शाम ही थी। रिया ने ये देखा कि दीपक उसके पीछे छुप रहा है, वो चिढ़ते हुए आंखों से आगे आने का इशारा करने लगी, लेकिन दीपक तो दीपक ही था। तभी दीपक के कानों में एक रौबदार आवाज गुंजी, नालायक बेशरम गधा कहेगा, मेरी नाक कटवा दी तूने, यहाँ सामने आ। कब तक रिया के पीछे छुपा रहेगा। दीपक जैसे अपनी नज़रें उठाकर देखा तो सामने उनके दादाजी मिस्टर नारायण मूर्ति रॉय खड़े थे। घर के सभी बड़े मेंबर्स दीपक को घूर घूर कर देखे जा रहे थे। वहीं बाकी सब दीपक की ये हालत देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही दीपक के कानों में उनके दादाजी मिस्टर नारायण मूर्ति रॉय की आवाज गूंजी, एक बार फिर डर के मारे रिया के पीछे छिप गया। उसे देख कौन कह सकता है कि अभी जो डर के मारे एक लड़की के पीछे छिप रहा है, रॉय इंडस्ट्रीज के सीईओ हैं। खैर सच्चाई तो ये थी कि दीपक सिर्फ अपने दादाजी से डरता था और उतना ही उनके इज्जत भी करता था और प्यार भी, लेकिन जब बात गुस्सा पर आ जाए तो वो भी किसी राक्षस से कम नहीं लगता था। सबने देखा कि दीपक रिया के पीछे से आगे नहीं आ रहा है तो जल्दी से सोफे से उठते हुए राजदीप कहा, अरे भाई यहाँ आओ, यहाँ बैठो। राजदीप उससे लाकर सोफे पर बिठा दिया। दीपक हकलाते हुए कहा, आप लोग मुझे ऐसे क्यों घूरे जा रहे हो। ऐसी कौन सी गुनाह कर दिया जो आप लोग इस तरह देख रहे हैं। नालायक, अगर तू प्यार करता है तो सीधे सीधे आकर हम लोगों को बता नहीं सकता। अगर प्यार किया तो डरना क्यों। ये तो अच्छा हुआ कि रेहान बेटा ने हम लोगों को कॉल करके बता दिया था, वरना हमें कहाँ पता चलता कि तू और हिना बेटा दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो। दीपक के दादाजी नारायण मूर्ति रॉय ने कहा। अपने दादाजी के मुंह से ये सब बातें सुनकर वो तो हैरान से मुंह फाड़े कभी रेहान को देखता तो कभी अपने दादाजी को, और अगले ही पल लड़कियों की तरह शर्माने लगा। ये देख सब लोग हंसाने लगे। वही हिना के कमरे में हिना को पायल, सारू, इरा, लवी उसे तैयार कर रहे थे। उनके बीच हंसी मजाक भी चल रही थी। तभी रिया लड़कों की तरह सिटी बजाते अंदर आती हुई बोली, अरे वाह, मेरी दोस्त कितनी खूबसूरत लग रही है। उसकी ऐसे बात सुनकर हिना के गाल लाल हो गई। ओए होए, देखो तो सही हमारी प्यारी हिना कैसे शर्मा रही है। सारू भी हिना को चिढ़ाते हुए बोली। रिया हिना के सामने एक चेयर खिसकाकर बैठते हुए बोली, पता है आप लोगों को आज दीपक भाई के हालत देखने लायक थी। पूरे घरवाले को सामने देखकर लड़कियों की तरह रोनी जैसे शक्ल हो गई थी। मुझे तो हंसी बहुत आ रही थी उनकी ऐसे शक्ल को देखकर। इतना कहकर हिना जोर जोर से हंसाने लगी। वही बाकी लड़कियां बस नॉर्मल शक्ल बनाकर मुस्कुरा रही थी। उन्हें तो रिया की बातें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। रिया तो दीपक की शक्ल को याद कर करके हंसे जा रही थी। वे सभी मस्ती मजाक किए जा रहे थे। तभी वीना कमरे में आते हुए बोली, अरे लड़कियों, बाहर सब लोग इंतजार कर रहे हैं, चलो जल्दी, और साथ में हिना को भी लेकर आना, जल्दी करो। जी छोटी माँ सारू, लवी एक कहते हुए खड़ी हो गई। वे सभी हिना को लेकर बाहर हॉल में आ गए। वैसे तो रॉय फैमिली हिना को पहले ही देख चुके थे और पसंद भी करते थे, इसलिए आज वो सीधे शादी की शुभ मुहूर्त निकलवाने आए हुए थे। अभी तक पंडित जी नहीं आए। रेहान के दादी पूर्णिमा जी दरवाजे की ओर देखते हुए बोली। निहारिका उनकी बात का जवाब देते हुए बोली, मैं देख कर आती हूँ माँ, पंडित जी आए कि नहीं। निहारिका उठकर दरवाजे की ओर जाने लगी। तभी बाहर से वीर पंडित जी को लेकर अंदर आ रहे थे। ये देख निहारिका बोली, माँ वीर भाई साहब पंडित जी को लेकर आ गए। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो गए।
पंडित जी शुभ मुहूर्त की तारीख निकालने बैठ गए। कुछ देर तक तारीख को देखकर आखिरी में बोले, अगले महीने में 10 तारीख को बहुत ही अच्छा मुहूर्त है शादी के लिए, उसके अलावा 25 तारीख को है। ये सुनकर दीपक की मां निर्जला खुश होते हुए बोली, ये तो बढ़िया है, क्यों ना हम 10 तारीख ही रख दे, क्या कहते हो आप लोग। उनकी बातों पर सब हमें मंजूरी दे दी। दीपक और हिना की शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश भी थे। सभी लोग हंसी मजाक में कब रात हो गया किसी को पता नहीं चला। वही निहारिका, वीना और निर्जला तीनों रात का खाना तैयार करने चले गए और सभी लड़कियां बाहर गार्डन में बैठी हुई थी तो वही सभी लड़के बालकनी में बैठे हुए थे। दीपक रेहान के पास आते हुए कहा, अरे वाह रेहान, से सब सेटल तूने कब किया? मेरे फैमिली को कब इन्फॉर्म किया? दीपक का सवाल सुनकर रेहान कुछ नहीं कहता, बस अपनी लैपटॉप पर काम करते हुए बिना उसके ओर देखते हुए कहा, तू सिर्फ आम खा गुटली क्यों गिनता है? उसकी बात पर समीर, रुद्र, क्रिस, राहुल मुंह दबाकर हंसने लगे। ये देख दीपक चिढ़ते हुए सबकी ओर घूरने लगा। ये देख समीर उसके कंधे पर हाथ रखकर दीपक को शांत करते हुए कहा, अरे वो हम सब पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, बस और कुछ नहीं, बाकी का काम तो दादी माँ ने किया है। ये सुनकर दीपक खुश हो जाता है। दूसरी ओर एक होटल के कमरे में एक लड़की की सिसकियों की आवाज आ रही थी। उनके बदन पर एक भी कपड़े नहीं थे। उसके ऊपर एक लड़का उस लड़की को बेतहासा उसे चूमे जा रहा था। वे दोनों और कोई नहीं बल्कि सोनिया और मयूर बेदी ही थे। वे दोनों एक हफ्ते से दोनों घंटों घंटों तक इंटीमेट होते जा रहे थे। जब भी वो दोनों मिलते तो सबसे पहला काम यही होता था। सोनिया के एक और सच्चाई ये भी थी, सोनिया अब पैसों के लिए किसी भी हद तक जा रही थी। पैसों के लिए अपना शरीर के सौदा करने लगी थी। सिर्फ राज या मयूर ही नहीं बल्कि कोई भी अमीर इंसान मिल जाता तो उनके साथ रात बिताना तैयार हो जाती थी। अब सोनिया को पैसों से मतलब था। 4-5 घंटे से दोनों का इंटीमेट लेवल बात चुका था, तभी सोनिया का मोबाइल बजने लगा। ये देख उन दोनों ने कॉलिंग को इग्नोर करके अपना काम कंटिन्यू करने लगे। एक बार फिर मोबाइल पर कॉल आना शुरू हो गया। ये देख सोनिया मयूर से दूर होकर फोन को उठा लिया। वे दोनों अभी भी बिना कपड़ों के ही बेड पर लेटे हुए थे। कुछ देर तक सोनिया बात करके फोन रख दिया और मयूर की तरफ मुड़ी। मयूर जो कि सोनिया को पीछे से पकड़कर उसके बदन को चूमे जा रहा था, उसने देखा कि सोनिया कॉल काट दिया है। ये देख सवाल किया, कौन था? सोनिया भी उसके सीने पर हाथ चलाते हुए बोली, वही राज था। ये सुनकर मयूर को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। दोनों एक बार फिर इंटीमेट में खो गए। रॉय परिवार यानी दीपक के परिवार और राजपूत परिवार दीपक और हिना के शादी तय कर दिए थे, क्योंकि अभी तक दीपक और हिना की लव स्टोरी पूरे परिवार में सनसनी खबरों की तरह छा गई थी। वे सब दीपक के मेहरबान से ही हुआ था, क्या कर सकते थे, उसकी हरकत ही ऐसा था। खैर जैसे भी हो, लेकिन दोनों परिवार भी बहुत खुश थे। सभी घर के बड़े बुजुर्ग लोग बैठकर पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख पक्की करवाने लगे। पंडित जी ने कहा, सुनिए, शादी का मुहूर्त अगले महीने 25 तारीख के बहुत ही ज्यादा अच्छा शुभ मुहूर्त निकला है और आने वाले शनिवार को सगाई के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। पंडित जी की बात सुनकर सब लोग खुश होकर एक दूसरे के मुंह मीठा करने लगे। वही सबके चेहरे पर मुस्कान बिखर रही थी। सभी लड़कियां हिना को बात बात पर छेड़े ही जा रहे थे, वही सभी लड़के दीपक का मजाक उड़ा रहे थे। हंसी मजाक करते हुए रात हो गई थी। निहारिका और वीना दोनों ही सर्वेंट्स के मदद से खाना भी तैयार कर दिया था। वीना अपना हाथ पोंछते हुए बाहर हॉल में आई, जहां सभी लोग बैठकर आने वाले फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे। वीना सबको खाने के लिए बुलाते हुए कहा, डिनर तैयार हो गया है, आप सब आ जाए। वीना की बात सुनकर सभी लोग डिनर के लिए चले गए। देखते देखते सगाई का दिन भी आ गया, बस एक ही दिन बच था। दीपक और हिना दोनों ही आज बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। हिना के कमरे में सब लड़कियां बैठकर ये डिसाइड कर रहे थे हिना कल सगाई में कौन सा लहंगा पहनेगी, कौन सी ज्वेलरी पहनेंगी, कौन सी कलर की होगी। सब लोग बारी बारी देखकर डिसाइड करके रख रहे थे। वही हिना सोफे पर बैठकर सिंपल लेकिन ब्यूटीफुल मेहंदी लगवा रही थी। हिना सबके ओर देखते हुए बोली, अरे मेरा मेहंदी लगवाना हो गया है, तुम लोग आ जाओ और जल्दी से लगवा लो। हाँ आते हैं, एक बार फिर चेक कर लेते हैं कहीं कुछ भूल तो नहीं गए। सारू हर एक चीज देखते हुए बोली। उसकी बात सुनकर हिना हंसते हुए बोली, सारू दी, हम घर पर है और सगाई का फंक्शन है, लेकिन आप ऐसे बिहेवियर कर रहे हैं जैसे हम कोई जंग पर जा रहे हो जो हर एक जरूरत का सामान साथ में ले जाना पड़ रहा हो। उसकी बात पर सब लोग हंसने लगे और एक एक करके सब लोग मेहंदी लगवा लिए। एरा अपनी हाथों में मेहंदी लगवाए अपने कमरे की ओर जा रही थी। उसकी ध्यान हाथों में लगी मेहंदी की ओर होने की वजह से सामने आ रहे इंसान पर नहीं था, जिस वजह से उस इंसान से एरा बुरी तरह से टकरा गई थी। जैसे ही इरा नीचे गिरने को हुई तो उस इंसान ने जल्दी से उसकी कमर से पकड़कर गिरने से बचा लिया था। गिरते समय डर के वजह से इरा अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिसे वो उस इंसान को अभी तक नहीं देख पाई थी। देखकर चल नहीं सकती तो चलती क्यों है? चिढ़ते हुए और थोड़ा गुस्से में उस इंसान ने कहा। जब इरा के कानों में जानी पहचानी आवाज पड़ी तो झट से अपने आंखें खोली और सामने देखा तो वो इंसान कोई और नहीं बल्कि राहुल ही था। राहुल को देखकर इरा थोड़ी परेशान होने लगी, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहती थी कि वो सामने आए या राहुल उसके सामने, और अंदर ही अंदर राहुल पर गुस्सा भी आ रहा था। तुझे किसने कहा कि आओ और मुझे बचाओ? इरा थोड़ा गुस्से में कहा तो राहुल उसकी बात सुनकर उसका भी गुस्सा आ गया और जबड़े भींचते हुए कहा, क्यों, तुम भूल गई? तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरी बीवी हो और एक हस्बैंड अपनी बीवी को गिरने से बचाना उसका ही तो फर्ज होता है। देखो, ये बीवी कहना बंद करो, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, समझे? इरा गुस्से में बोली। उसका गुस्सा देखकर राहुल शैतानी मुस्कान के साथ कहा, क्यों, क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? शायद तुम भूल रही हो, तुम ही ने कहा था कि तुम मेरी वाइफ हो, तो फिर आज वाइफ होने से मना कर रही हो। देखो राहुल, तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि वो सब एक ड्रामा था, झूठ था। इरा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा।
अच्छा ये एक ड्रामा था, एक झूठ था। राहुल अगले ही पल अपना चेहरे का एक्सप्रेशन बदलते हुए आगे कहा, तुम्हारी यही ड्रामा के वजह से, इन्हीं झूठ के वजह से मुझे 6 महीने तक कॉलेज से सस्पेंड हुआ था, और तो और मुझे सबके सामने बेइज्जती होनी पड़ी थी। राहुल की बात सुनकर इरा शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे कर लिया। उसे ऐसे शर्मिंदगी से सिर नीचे झुका हुआ देखकर कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप वहां से चला गया। ये देख इरा भी कुछ नहीं बोलती, वो भी अपने कमरे की ओर चली गई। वही रिया के कमरे में, रिया के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, हाथों में मेहंदी देखते हुए बालकनी में बैठी हुई थी। रेहान रिवांश को गोद में लिए कमरे में यहाँ से वहाँ घूम रहा था, साथ ही उसके साथ बातें भी करे जा रहा था। दोनों बाप बेटे की चिट-चाट देखकर रिया उठकर रेहान के पास चली आई। मम, दोनों के बीच क्या बात हो रही है भाई, मुझे भी तो बताओ। रिया की बात सुनकर रिवांश हू करते हुए खिलखिलाकर हंसे जा रहा था। रेहान रिया के हाथों में मेहंदी देखते हुए पूछा, तुमने खाना खाया कि नहीं? हाँ खाया है, क्यों क्या हुआ? रिया रेहान से पूछा। रेहान उसे बड़े ही प्यार से कहा, कुछ नहीं बस ऐसी ही पूछ रहा हूँ। कहते हुए रेहान रिया के करीब चला गया। रेहान को इतना करीब देखकर रिया की दिल की धड़कन जोरों शोरों से धड़कने लगा। रेहान रिया के इतना पास आ गया या था कि दोनों की सांसें एक दूसरे को महसूस कर पा रहे थे। तभी रिया को याद आया कि उनके बीच रिवांश भी है। रिया रेहान को देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगी। रिया को ऐसा करता देख रेहान कंफ्यूज होकर देखने लगा। अपनी दोनों भौहें उचकाते हुए इशारों से कहा, क्या हुआ? रेहान रिवांश। जैसे ही रेहान रिया दोनों एक साथ रिवांश को देखा तो वो रेहान के गोद में बड़े ही आराम से सो रहा था। ये देख दोनों ही एक राहत की सांस ली और रिवेंस को देखकर मुस्कुराने लगे। रॉय मैंशन और राजपूत पैलेस दोनों ही कलर्स लाइट से जगमगा रही थी। रॉय मैंशन में मेहमानों की चहल पहल से भरा पड़ा था। मिस्टर एंड मिसेज रॉय मेहमानों को स्वागत करने में बिजी थे। मेहमानों के बीच शाम कब हो गई पता भी नहीं चला। सगाई का भी समय हो गया। दीपक स्टेज के ऊपर अपने दोस्त रुद्र, क्रिस, राहुल के साथ खड़ा हुआ था। रेहान के आसपास बड़े बड़े बिजनेस लोग ही खड़े थे। वे सभी रेहान के साथ बिजनेस करना चाहते थे। वे सभी ऐसे मौके को क्यों अपने हाथ से जाने दे सकते थे, इसलिए वे लोग रेहान के पास खड़े होकर बड़े ही रेस्पेक्ट के साथ बात कर रहे थे। राजपूत पूरे परिवार भी फंक्शन हॉल में सब अपने अपने मेहमान के साथ बात करने में बसी थे। तभी पंडित जी की आवाज़ आई, सगाई की मुहूर्त होगी है। जैसे ही पंडित ने ये कहा, सीढ़ियों से उतरती हुई रिया सारू लवी हिना को लेकर नीचे आ रही थी। सब मेहमानों की नज़र उन सभी लड़कियों पर पड़ी। दीपक बस एकटक हिना को ही देखे जा रहा था। रिया हिना को लेकर दीपक के पास चली आई और उसके बगल में खड़ा कर दिया। वही इरा और प्रिया दोनों ही एक जगह पर बैठकर हिना और दीपक को देखकर मुस्कुरा रही थी। प्रिया प्रेग्नेंट में ये आखिरी यानी 90 महीने चल रहा था। किसी भी हालत में या किसी भी दिन में डिलीवरी हो सकती थी, जिस वजह से वो ज़्यादा भगा दौड़ी नहीं कर रही थी। उसका साथ देने के लिए इरा भी उसके पास बैठी हुई थी और दोनों ही गप्पे लगा रही थी। हिना को दीपक के पास छोड़कर बाकी सभी लड़कियां भी प्रिया और इरा के पास आ गई। हिना और दीपक दोनों ही एक दूसरे को सगाई की अंगूठी पहना दिए। जैसे दोनों एक दूसरे को रिंग पहना दिए, हर तरफ तालियों का आवाज़ पूरे हॉल में गूंजने लगी। कुछ देर तक ऐसे ही बातें चलती रही और मेहमानों खाना खा के एक एक करके राजपूत और रॉय फैमिली से अलविदा लेकर जाने लगे। रिंग सेरेमनी खत्म होते होते रात के 11:30 बज गए। सब लोग थक चुके थे। सभी लड़कियां जाने के लिए अपने पति के साथ गाड़ी में बैठ गए। हिना रिया के साथ ही एक ही गाड़ी में बैठ गई। क्रिस भी प्रिया को लेकर गाड़ी की तरफ जाने लगा। अभी भी घर के लोग कुछ मेहमानों को गुड बाय कहने में बसी थे, लेकिन किसी के भी ध्यान प्रिया के तरफ नहीं था, जो पता नहीं कितना देर से उसे दर्द से उसका चेहरा फीका पड़ चुका था। लेकिन ऐसे तैसे करके वो अपनी दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। तभी रिया की नज़र, जो कि पहले ही गाड़ी में बैठ चुकी थी, उसकी नज़र प्रिया पर पड़ी, जो अपनी पेट को पकड़कर गाड़ी से ठीक कर खड़ी। वही क्रिस एक बिजनेसमैन से बात करने में बिजी था, जो कि एक बार भी उसकी नज़र प्रिया पर नहीं थी। रिया जल्दी से गाड़ी से उतरने लगी। वही उसके बगल में बैठी हिना रिया को गाड़ी से उतरते हुए देख पूछा, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? रिया गाड़ी से उतरते हुए बोली, लगता है प्रिया को तकलीफ हो रही है। जैसे ही हिना ने ये सुना, उसने तुरंत प्रिया की तरफ देखा, जो सच में वो परेशान और दर्द को बर्दाश्त करते हुए बैठी थी। हिना के गोद में रिवेंश होने के वजह से वो गाड़ी से नहीं उतर पा रही थी। तभी अचानक से सबकी कानों में प्रिया की चीख निकल गई। जैसे ही सामने ये सुना, सब लोग भागकर प्रिया के पास चले गए, लेकिन उससे पहले रिया प्रिया के पास आ गई थी। प्रिया दर्द से कहरा रही थी। क्रिस भी प्रिया की छिनक सुनकर भाग कर चला गया। रिया जल्दी से हड़बड़ाते हुए बोली, भाई प्रिया को लेबर पेन शुरू हो गई है, जल्दी से प्रिया को गाड़ी में बिठाई, गाड़ी स्टार्ट कीजिए, अभी जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा। ये सुनकर क्रिस जल्दी से वैसा ही किया। क्रिस रिया दोनों ही प्रिया को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। जाते जाते रिया सबको सीधे हॉस्पिटल आने के लिए कह दिया। उनके पीछे पीछे सब हॉस्पिटल के लिए निकल गए। मल्होत्रा फैमिली, रॉय फैमिली, राजपूत फैमिली भी हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। प्रिया को लेबर पेन प्राइवेट वार्ड में लेकर चले गए। तकरीबन 2 घंटे के बाद प्रिया दर्द से गुजरते हुए एक प्यारी सी बेटी को जन्म दी, लेकिन प्रिया अभी भी बेहोश ही थी। प्रिया ने एक बेटी की जन्म देने की खबर पूरे परिवार को मिल गया था। सब लोग दुगनी खुशी मनाने लगे। वही दीपक, रुद्र, समीर, राहुल क्रिस की तंग करने में बसी हो गए और किसी से सबसे गले मिलने लगे। देखते देखते प्रिया की बेटी अब 1 महीने की हो गई थी। साथ ही दीपक और हिना की शादी के दिन भी नजदीक आ गई थी। बस 4 ही दिन बचे थे। हर तरफ खुशियां ही खुशियां बरस रही थी। आज संगीत फंक्शन शुरू हो चुकी थी। सब बड़े बड़े लोग संगीत को एंजॉय करने में लगे हुए थे। हंसी टिटोली हो रही थी। वही रिवांश हनी के साथ खेलने में बिजी था। हनी कोई और नहीं बल्कि क्रिस और प्रिया की बेटी ही थी। संगीत, हल्दी, मेहंदी, सारे रस्में खत्म हो गए। वो दिन भी आ गया जो आज से हिना और दीपक एक होने वाले थे। दोनों ने साथ फेरे लिए। दीपक हिना के मांग में सिंदूर भर दिया और मंगलसूत्र भी पहना दिया। आज वो दिनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ हो चुके थे।
सबकी जिंदगी खुशहाली से बिताने लगे, वही राहुल और इरा जो बिल्ली की तरह लड़ने में ही जिंदगी बिताने लगे थे। इरा की बस एक गलती के वजह से आज राहुल उससे नफरत भी करता था और बहुत ज़्यादा चिढ़ भी जाता था। राहुल और इरा की पास्ट यूएस में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में राहुल अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी से होते हुए अपने क्लास की तरफ जा रहा था। राहुल आखिरी के 3rd ईयर में पढ़ रहा था। तभी दूसरे डिपार्टमेंट के कुछ लड़के एक लड़की को अजीबोगरीब टास्क कंप्लीट करने को बोले जा रहे थे। हालांकि बहुत सारे लड़कियां तो थी, लेकिन उनमें से एक लड़की को बहुत ही ज़्यादा टास्क दिए जा रहे थे। अब वो लड़की भी बहुत ज़्यादा चिढ़ रही थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी, वो थी तो एक जूनियर ही ना। तभी उस ग्रुप में से एक लड़के ने कहा, हे यू। जब सबसे आगे खड़ी वो लड़की ये सुना तो अपनी नज़र उठाकर उस लड़के को देखने लगी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इरा मल्होत्रा ही थी। उस लड़के ने इरा से कहा, जो उस गेट से सबसे आगे जो कोई भी इंसान आएगा तुम उसे किस करके सबके सामने हस्बैंड कहकर अनाउंस करना होगा। गोट इट। अगर ऐसा नहीं किया पूरे 3 साल तक मैं तुम्हारा हस्बैंड बनकर तेरे साथ रहूंगा, समझी। ये सुनकर इरा को इतना गुस्सा आया कि मानो इसी वक्त उस लड़के को टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन अफसोस वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो बस चुपचाप जाकर अपने टास्क को पूरे करने के लिए जाकर मैं गेट पास खड़ी हो गई। उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लगा था, दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगी। इरा भगवान को याद करने लगी। तभी दूर से चलकर एक आदमी आते हुए दिखाई देने लगा। उसका उम्र यही कोई 40 के आसपास होगा, मोटा पेट वाला। उसे देख इरा का दिमाग खराब होने लगा। इरा अपनी आंखें बंद करके भगवान को याद करते हुए सामने झुककर एक इंसान को किस कर दिया। इतने देर से बाकी के लोग उस आदमी को देखकर इरा पर तरस खा रहे थे। अब वो सभी लोग इरा को हैरानी से देखने लगे। इरा उस आदमी को नहीं बल्कि सुपर हैंडसम बैचलर कॉलेज का टॉपर साल के आखिरी में पढ़ रहा राहुल को किस कर रही थी। ये देख राहुल की भौहें थम गई। इरा ने बिना देखे ही सबके सामने हस्बैंड कहकर उससे गले लगा लिया। हस्बैंड कहकर वो एक बार नहीं बल्कि 3 बार जोर जोर से कहने लगी, मनो कोर्ट में जज अपनी आखिरी 3 बार सजा सुना रहा हो। जैसे ही इरा को एहसास हुआ कि उसने किसी यंग लड़के को गले लगाया है, ये महसूस होते ही झट से दूर हुई। राहुल के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। ये खबर पूरे कॉलेज में फैल गए। सभी स्टूडेंट एक से बढ़कर एक स्टोरी बनाकर इरा के हस्बैंड वाली बात पूरे कॉलेज में अंगारों की तरह फैल गई। जैसे प्रिंसिपल गुस्से में आकर 6 महीने के जगह 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था। इससे पहले प्रिंसिपल इरा से सच्चाई पूछने की कोशिश भी की थी, लेकिन इरा कुछ नहीं बोली। प्रिंसिपल राहुल पर पूरा भरोसा था, लेकिन हालत कुछ ऐसे हो गए थे, ना चाहते हुए भी राहुल को 3 महीने तक सस्पेंड करना पड़ा था। प्रेजेंट टाइम। तब से लेकर आज तक राहुल इरा से नफरत करने लगा था। सब लोग अपने अपने जिंदगी में बहुत ही आराम से खुशी से जिंदगी जीने लगे थे। वही राहुल और इरा दोनों लड़ने में ही जिंदगी गंवा रहे थे। रेहान और रिया अपने जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थे। ठीक साल बाद रेहान और रिया के 2 जुड़वा बच्चे भी हो गए, एक लड़का और लड़की, जिनका नाम था त्रिशा और त्रिशूल। ये था डेविल से लव और मैरिज एक दूसरे लिए हैप्पी एंडिंग। ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल आरके नॉवल पॉडकास्ट के साथ।